बचपन में ये सुनने को मिलता था कि खेलोगे के कूदोगे हो जाओगे खराब, तो पढ़ो लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन अभी बिल्कुल चीज़ें मुख्तलिफ हो गई हैं, हालात बदल गए हैं और चीज़ें वैसी नहीं रही। खेलने से भी इंसान अपने बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स भी अचीव करता है और दुनिया में नाम भी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों ने पैदा किया। और इसी तरह हॉकी में पाकिस्तान का ये एक नेशनल गेम भी है और इसमें बड़े लेजेंडरी नाम पैदा किए और आलमी सतह पर पाकिस्तान ने बहुत से अवार्ड भी हासिल किए। लेकिन अभी कुछ अरसे से कुछ हॉकी को चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से हॉकी का गेम थोड़ा सा पीछे चला गया है। लेकिन अभी भी कोशिशें जारी हैं, न्यू टैलेंट आ रहा है और तजर्बाकार कोचेस की मौजूदगी की वजह से उम्मीद जो है वो रोशन है कि हॉकी को दोबारा अच्छे से आगे भी लाया जाएगा। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में ख़ासकर ख़वातीन का रुझान जो है वो गेम्स की तरफ कम होता है और इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन ये बहुत खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में आजकल फीमेल्स जो हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं, अपना गेम्स में इंटरेस्ट दिखा रही हैं, आगे आ रही हैं और अपने घर वालों को भी इस चीज़ पे कन्विंस कर रही हैं कि हमने खेलना है। और ये है भी बहुत अच्छी एक्टिविटी, बड़ी पॉजिटिव एक्टिविटी है, फिज़िकली भी इंसान फिट रहता है और ख़ासकर जो ख़वातीन हैं उनको डेफिनेटली इस तरफ आना चाहिए। तो आज हम हॉकी की गेम के ऊपर बात करेंगे और हमारे साथ हॉकी की प्लेयर भी स्टूडियो में मौजूद हैं, कोच भी मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाते हैं। कोच हमारे साथ सफ़ीर हुसैन नकवी मौजूद हैं। सर वेलकम करते हैं आपको। सर कैसे हैं आप? बस शुक्र लगा, आप सुनाए? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके साथ हॉकी की प्लेयर हमारे साथ मौजूद हैं सादिया। सादिया कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको देख के बहुत खुशी हुई है कि इस तरह का टैलेंट नया छोटी छोटी बच्चियाँ गेम्स में आ रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? पहले तो ये मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगी कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। दूसरा ये कि पाकिस्तान में जो औरतें हैं उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता सोसाइटी में। तो अब ये बहुत अच्छा, मैडम मरीम नवाज ने जो ये सारा सेटअप किया है ये बहुत अच्छा था और इसमें वुमेन के लिए जो उन्होंने काम किए हैं ये बहुत अच्छे थे। अच्छा, तो आप सेटिस्फाई हैं। और मुझे ये बताओ कि सबसे पहले कि गेम्स में इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? पहले तो अभी तो मैं सीए कर रही हूँ। अच्छा। तो जो मेरी मामा है ना वो गेम्स की टीचर है। अच्छा। तो उनके थ्रू सर, जो हमारे सर सफ़ीर हुसैन नकवी हैं, ये आए थे मामा के स्कूल में। तो उन्होंने ऐसे बताया कि मुल्तान में मतीतल रोड पे हॉकी स्टेडियम है, एस्ट्रो टर्फ लगा हुआ है प्रॉपर। तो मामा ने कहा कि चलो मैं अपनी बच्चियों को ना वहाँ पे लेके जाती हूँ। मेरी बड़ी सिस्टर है, मेरी छोटी बहन भी है, हम तीनों वहाँ गए और हमने वहाँ का इन्वायरमेंट देखा, बहुत अच्छा था, फ्रेंडली था और प्रॉपर जो है ना अच्छा था सेटअप। तो उसके बाद हमारा बहुत उसमें इंटरेस्ट हुआ कि हम हॉकी में जाते हैं। तो फिर हम वहाँ पे ज्वाइन किया हमने। फिर उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट में मैच हुआ, फिर डिवीजनल लाहौर में हम खेल के आए। उसके बाद अब मरीम नवाज ने जो पिंक गेम्स अरेंज की थी 2026 में, तो हम वो भी करके आए हैं। वो भी करके। अच्छा, मुझे ये बताओ कि फ्रेंड्स वगैरह देख के इंस्पायर तो होती होंगी कि गेम्स भी खेल रही हैं, माशाल्लाह से स्टडीज भी साथ साथ कर रही हैं। आपको क्या फीडबैक क्या मिलता है अपनी फ्रेंड सर्कल से? मेरी जो कुछ फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि यार स्टडीज क्या करो, जॉब करो, ये छोड़ दो हॉकी। मैं उनको कहती हूँ कि यार अपनी फिजिकल फिटनेस को भी बहुत अपने सामने रखें, क्योंकि जो स्टडीज होती हैं ज्यादातर माइंड हमारे तो बुक्स में ही रह जाता है। क्योंकि सीए के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत पढ़ना पड़ता है, लाइब्रेरी होती है, स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं। तो हम कहते हैं कि यार कोई फिजिकल फिटनेस के लिए हो, माइंड रिलैक्स हो। और हम जब जाते हैं ना हॉकी स्टेडियम में तो वहाँ हमारा माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे ये भी बताओ साथिया साथ में कि जो ख़वातीन हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम होती हैं, पार्क्स नहीं होते, प्लेग्राउंड्स नहीं होते, तो किस तरह आपके माइंड में एकदम से आया कि मुझे हॉकी में जाना चाहिए? और वालदा के साथ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस या कुछ इस तरह का करती थी, वहाँ से माइंड में आया? नहीं, मेरी जो मदर है ना वो गेम्स की टीचर है, मैंने आपको पहले बताया। तो उनको देख के ना मुझे होता था कि यार मम्मा इतनी फिट है तो मुझे भी फिट रहना चाहिए। अच्छा। उनको देख के इंस्पिरेशन होती है। मदर, हर बच्ची की जो मदर होती है उनकी इंस्पिरेशन होती है। इंस्पिरेशन। तो वो हमें बताती थी कि मैं ऐसे गेम्स करती थी। तो उसके बाद हमें भी शौक चढ़ा कि यार हम भी करते हैं।
तो उनके साथ हम गए थे और वो हमें बहुत अच्छा लगा एनवायरनमेंट। अच्छा, आपको देख के कोई और बच्चियां भी गेम्स में आई हैं कि सादिया इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, इतने अच्छे एनवायरनमेंट में खेल रही है, फिजिकली फिट है, और एक होता है ना कि फिर बंदा बहुत ज्यादा एक्टिव भी रहता है, आप स्टडीज भी साथ साथ कर रही हो, इक्वली सारी चीजों को साथ लेके चल रही हो, बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हो, तो और मजीद लोग भी आए कोई? देखिए, क्रिटिसिज्म तो हर जगह होता है सोसाइटी में, तो मुझे बहुत जगह से बातें भी सुनने को मिलती थी। अच्छा, क्रिटिसिज्म आपको फेस करना पड़ा? हाँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार ये औरत है, लड़की है, ये क्या खेल रही है, इसको बिठाए घर में, पढ़ाए, घर के काम, इस तरह की चीजें होती है। तो मेरी जो मदर है वो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं इस बात पे। अच्छा, कि बेटा जाओ, खेलो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, लेकिन स्टडीज को भी साथ साथ मैनेज करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी स्टडीज को भी बहुत अच्छा मैनेज किया। इसके साथ मैंने सीए के जितने भी मैंने पेपर्स दिए हैं वो सारे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं। क्या बात है। तो और इसके साथ साथ में हॉकी में जब हम डिस्ट्रिक्ट में खेलने गए थे तो वहाँ पे हमने 2nd पोजीशन गेन की थी। और उसके अलावा जब हम लाहौर गए पिंक गेम्स में, मरीम नवाज ने जो अरेंज की थी मैडम ने, तो उसमें भी हमारे मुल्तान ने सबसे ज्यादा जो अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बट उनकी 2nd पोजीशन आई थी, 1st पोजीशन फैसलाबाद की आई थी। बट जो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की जो गर्ल्स थी ना वो सबसे ज्यादा थी वहाँ पे। सही। अच्छा, मुझे ये बताओ सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्रिटिसिज्म को कैसे फेस करती हो कि ताकि बाकी भी बच्चियों को पता चले, क्योंकि इतना इजी नहीं होता खवातीन के लिए आगे आना, गेम्स खेलना या किसी भी फील्ड में जाना, तो ताकि बाकी खवातीन को, बाकी बच्चियों को भी पता चले कि क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करना है। देखिए, हमारे सामने सबसे बड़ी जो हमारी इंस्पिरेशन है ना वो है मैडम मरीम नवाज, क्योंकि वो पूरा मुल्क कंट्रोल कर रही है। उनको देख के मैं ये कहती हूँ कि औरत घर भी संभाल सकती है, औरत बिजनेस भी कर सकती है, औरत एग्रीकल्चर में भी जा सकती है, फाइनेंस में भी जा सकती है, और उनको देख के मैं ये कह सकती हूँ कि औरत पूरा मुल्क भी संभाल सकती है। बिल्कुल, डेफिनेटली औरत सियासत में भी जा सकती है, हर प्रोफेशन में। पंजाब की वो मैडम चीफ मिनिस्टर है। अच्छा, पिंक गेम्स का तजुर्बा कैसा रहा जो मैडम चीफ मिनिस्टर ने अरेंज करवाई थी? पिंक गेम्स का हमारा बहुत अच्छा था, क्योंकि उन्होंने पहले तो हमें ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी कि आप हमें खुद लेके गए, खुद उन्होंने हमें छोड़ा, और उसके अलावा उन्होंने हमें कन्वेंस दी, और इसके अलावा हमें हॉस्टल्स अरेंज करके दिए, उन्होंने हमें डेली भी प्रोवाइड की। उसके अलावा उन्होंने हमें ट्रैक सूट दिए, उन्होंने हमें जॉगर्स दिए, उन्होंने हमें वाटर बोटल्स दी टेम्परेचर सेंसर वाली, और सॉक्स दिए, और बहुत सारी ऐसे उन्होंने हमें फैसिलिटीज दी हैं जिसकी वजह से जो हमें सपोर्ट करती थी मैडम मरीम नवाज का बहुत 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 शुक्रिया कि उन्होंने हमें जो है इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम चीफ मिनिस्टर का। अच्छा, अभी हम थोड़ी सी कोच से भी बात करते हैं, क्योंकि कोच का बड़ा वाइटल रोल होता है। अच्छा सर, ये बताएं कि हॉकी को अभी फ़रोग के लिए पाकिस्तान में किन इक़दामात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मैडम बहुत शुक्रिया, आगे भी आते रहते हैं। तो आपका रूही चैनल हमेशा जब भी हमने हॉकी ग्राउंड में भी इनवाइट किया है तो उस टाइम भी स्पोर्ट्स के लिए वो बहुत आगे होते हैं कि नहीं यार, हमने हॉकी के लिए, क्योंकि नेशनल गेम है तो उसमें हर बंदा हमारे साथ सपोर्ट करता है। असल बेसिकली हॉकी की जो मैं समझता हूँ कि 15 से 20 साल हो गए हमारे जो मेन मसला चल रहा है, मैं काफ़ी प्रोग्रामों में जाके कहता हूँ कि हमारे ना स्कूल में हॉकी ख़त्म हो गई है, हमारे कॉलेजों में हॉकी ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से हमारा से ना आप देखें कोई 20 साल हो गए, 18, अब हमने कोई 8 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए रन क्वालिफाई किया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारे डिपार्टमेंट्स खत्म हो गए। जब तक किसी प्लेयर के पास रोजगार नहीं होगा ना तो वो उस टाइम तक कुछ नहीं कर सकता। अब मैं समझता हूँ कि हमारी वापडा, नेवी, एयरफोर्स, रेंजर, ये 4 से 5 डिपार्टमेंट है जिन्होंने पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को संभाला हुआ है। अगर ये भी खत्म हो जाए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स खत्म होगी। अब देखें ना, आपने अभी बच्ची से सवाल किया कि बच्चियां कैसे आएंगी ना। अब बच्चियां कैसे आएंगी, अब जिस तरह हम लोग वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पे लगाते हैं तो बच्चियां हमारे साथ कांटेक्ट करती हैं और हमारे उनके साथ वालिदैन के हमारे साथ राब्ते में होते हैं कि जी हम भी अपनी बच्चियों को ग्राउंड में लेके आना चाहते हैं। क्योंकि ये जो मोबाइल है, मोबाइल से अब हर वालिदैन, जैसा आपने स्टार्ट में कहा जी, पहले कहते थे लोग कि जी खेलोगे कूदोगे खराब हो गए, अब वही कंडीशन उल्टी हो गई है। अब वालिदैन कहते हैं कि नहीं यार, हमारे बच्चे ग्राउंड में जाना चाहिए, क्योंकि इस मोबाइल ने दोनों ना बच्चों को इतना हैट्रिक कर दिया कि वो कमरे से बाहर ही नहीं निकला। अब हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं वहाँ पर बच्चियों को और बच्चों को लेके वहाँ पर वॉक भी करते हैं। हॉकी स्टेडियम में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने मतीतर रोड पे है, हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर है अदनान नईम साहब, अताउर रहमान साहब, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की हुई है। तो इस वजह से भी हमारी दोस्तों ने स्पोर्ट्स यानी कि आप कहने ख़त्म हो गई है कि उसके बाद मेन चीज़ है
आप देखें हमारे ये जो 10 मरले के स्कूल है ना, इन्होंने स्पोर्ट्स खराब कर दिए। पहले होते थे गवर्नमेंट स्कूल, उसमें एक होता था पीटी मास्टर, जिस तरह इनकी अम्मी है उसको हम पंजाबी में कहते भी पीटी मास्टर, वैसे वो स्पोर्ट्स टीचर कहते हैं। उन पीटी मास्टर क्या करते थे कि वो बच्चों को क्लास से निकालते होते थे कि यार जिसकी हाइट ज्यादा है ना उसको बास्केटबॉल खिलाते थे, जिसमें जान ज्यादा उसको कहते थे यार ये कबड्डी में इसको डालो। अच्छा, अब वो चीज खत्म होगी, अब बच्चे को स्पोर्ट्स की तरफ लेके आना पड़ता है। अब हॉकी है ना, अब हम हॉकी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं, हॉकियां दे रहे हैं, बॉलें दे रहे हैं, हमारे साथ स्पॉन्सर्स हमारे साथ है, लेकिन बच्चे फिर भी खेलने को तैयार नहीं है। अब वो मतीतल थोड़ा सा शहर से दूर है, तो मैंने उधर स्कूलों में जा जाके बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूलों में जा जाके इन बच्चों को लेके आए हैं, जिससे ये बच्चे आज आए हुए हैं। और मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि अभी हमारी अंडर 18 नेशनल चैम्पियनशिप हुई है, उसमें हमारी एकेडमी के 3 बच्चे खेल रहे थे, उसमें एक बच्चा पाकिस्तान कस्टम की तरफ से खेला, उसने गोल्ड लिया। हमने आमिर करीम साहब कमिश्नर मुल्तान को उनसे मिलाया भी। तो अभी ये जो पिंक्स गेम हुई है, इसमें हमारी एकेडमी के रोड से बच्चियाँ 5 बच्चियाँ थी। अभी हमने 1.5 साल हुआ है एकेडमी शुरू किए के। आप ये देखें कि बच्चियों को, अभी लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि स्पोर्ट्स बेस पे फ्री में दाखिले हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा खेलना चाहे, फीमेल खास तौर पे, स्पोर्ट्स बेस पे उनकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मैं समझता हूँ कि वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को ग्राउंड में लेके आएँ, ताकि मेंटली तौर पे वो रिलैक्स हों, गेम करें। ज़रा कुछ भागेंगे तो आके घर आके आराम से सोएंगे। अच्छा सफ़ीर, ये भी बताएं कि आप क्या देखते हैं कि जो बच्ची हैं या बच्चियों के पेरेंट्स हैं, अब उनका स्पोर्ट्स की तरफ रुझान बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या अभी भी उस स्टेज पे हम ठहरे हुए हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि अब जो कंडीशन, ये जो डिजिटल मीडिया आ गया है, उसमें वालिदैन चाहते हैं कि बच्चे हमारे स्पोर्ट्स करें, लेकिन मसला ये है, वही आप वाली बात जो बच्ची क्वेश्चन का जवाब नहीं, जैसे कि बच्चे आए कैसे। अब हर वालिदैन इतना सहूलत में नहीं है कि वो बच्चियों को प्रॉपर स्कूल भी छोड़ के आए, फिर बेचारी बच्ची को कॉलेज भी लेके आए, छोड़ के भी आए। ज़्यादा वालिदैन ने हर घर के अपने मामला, क्योंकि मैं समझता हूँ जो स्पोर्ट्स ज़्यादातर कर रहे हैं ना, वो मिडिल क्लास तबका कर रहा है। जो अमीर रकबा है उनके पास तो चलो गाड़ियाँ हैं, वो बच्चों को गाड़ियों पर ले आते हैं, छोड़ आते हैं। अब जैसे हमारे हैं, हमने बच्चियों के लिए कन्वेंस बना के दी हुई है, वो चौक कुमार से कन्वेंस है, वो रोजाना बच्चियों को वहीं से ले आती है, वहीं से छोड़ आती है ग्राउंड में। तो वालिदैन, मैं समझता हूँ कि वालिदैन अब कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे ग्राउंड में जाएं। ये नहीं कि हॉकी, बच्चे बैडमिंटन भी खेल रही हैं हमारी बच्चियाँ, उसके बाद टेबल टेनिस खेल रही हैं, क्रिकेट में शौक आ गया। फुटबॉल में आप देखें, इधर फुटबॉल की बड़ी अच्छी इधर एकेडमी बनी हुई है फेस्को के सामने, वहाँ पर बच्चियाँ फीमेल खेल रही हैं। अब आप देखें वहाँ पर लोग जाके खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। इधर जमीजे में हमारा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का, तो फीमेल का अब काफी रुझान आ रहा है। पहले थोड़ा सा होता था, जिस तरह हमारा जमाना था, घर वाले घर से बाहर नहीं निकल लेते थे बच्चियों को, लेकिन अब दौर आ रहा है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में फीमेल हमारी दोनों से ना मजीद तरक्की करेंगी, मजीद तरक्की करेंगी। साथिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे हमारे। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हम हॉकी के ऊपर बात कर रहे थे, अभी हम हफ्ते भर की स्टोरीज के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर गोहर रहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। गोहर, आपका वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं गोहर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। गर्मी आपके सामने है, बहुत ज्यादा है, और मुल्तान की गर्मी तो वैसे ही बड़ी मशहूर है। और अगर और शहरों में, आपने कल देखा था लाहौर में किस तरह से बारिश हुई है, और तेज बारिश थी, लेकिन मुल्तान में शदीद गर्मी थी, हब्स थी, और आज भी मौसम ऐसे ही सूरत हाल दिखाई दे रही है। और इस वक्त सबसे ज्यादा जो अहम, जो हॉट टॉपिक है, और वो मुल्तान के हवाले से हमेशा ही हॉट होता है, वो मुल्तान की गर्मी है। लेकिन मुल्तान के लिए मैं आपके लिए बता दूं कि ये गर्मी बड़ी जरूरी है। उसकी वजह पूरी दुनिया जानती है कि अगर ये गर्मी ना हो तो मुल्तान के आम मीठे जो है वो ना ही रस भरे होते हैं, ना वो मीठे होते हैं, ना वो पक पाते हैं। मुझे मुल्तानी सिर्फ गर्मी को इसलिए बर्दाश्त करते हैं और गिला नहीं करते गर्मी का, क्योंकि मीठे आम खाने होते हैं। बिल्कुल। अगर आप आम को तैयार होते हुए देखें ना, जब आम पेड़ पे लगता है तो वो बड़ा सख्त होता है, कोई यकीन उसके ऊपर नहीं कर सकता कि यार ये पकेगा कैसे। तो उसको पकाने के लिए जो गर्मी है, फिर उसके साथ जो यहाँ मुल्तानी है वो भी पक जाते हैं पूरे तरीके से। तो ये मुल्तान की कहानी है। मुल्तान की कहानी है। मुल्तानी बस गर्मी की कुर्बानी इसलिए दे देते हैं कि मीठे आम खाने होते हैं, वो तो जरूरी है। अच्छा गोहर, अभी हम स्टोरीज पे बात करते हैं। पाकिस्तान को IMF ने $1.3 अरब जो है उसकी मंजूरी दे दी है। माशी इस्तेकाम पर अब अहम पेशरफ्त क्या हो सकती है या क्या होने जा रही है?
इस वक्त युसरा जो पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ी खुशी हुआ करती है ना, वो IMF की तरफ से बेल आउट पैकेज हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी हुआ करती है कि हमें हर क्वार्टर के बाद जो है वो IMF के पास जाना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है भाई हमारी ये मुश्किलें, हमारे से मसाइल हैं, हमारे जो रिजर्व्स हैं वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमने बजट तैयार करना है, हमने जो है लोगों के मसाइल हल करने हैं, तो हमें हर बार जो है बेल आउट पैकेज के लिए जाना पड़ता है। इस बार भी हमें बेल आउट पैकेज के लिए जाना पड़ा एक दफ़ा फिर से। हर बार हम बेल आउट पैकेज लेते हैं तो हमारे हुक्मरान यही कहते हैं कि यार इस बार ये आखिरी है, ये कशकोल हमने तोड़ दिया। अब पता नहीं वो कौन सा कशकोल होता है जो दोबारा से टूट कर दोबारा बन जाता है और दोबारा हमें IMF के पास जाना पड़ता है। तो बहसियत कौम हमारे लिए एक शर्मिंदगी भी है। और फिर जब हम उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पर जाते हैं तो फिर जब एज एडमिनिस्ट्रेशन या हुक्मरान के तौर पर जब हम इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो फिर हम वो वादे पूरे नहीं कर पाते। कहा गया था 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, तो आप बिजली के हालात देख सकते हैं कि फ्री जिन्होंने देनी थी उन्होंने बिजली के रेट ही जो है वो 50 से 60 रुपए 90 रुपए यूनिट कर दिया। ठीक है, और वहीं पर हमारे जो बिजली के वजीर हैं, आप जानती हैं कल एजाज़ात देने की तकरीब हुई तो उन्हें बेहतरीन कारकर्दगी पर उन्हें एक एजाज भी दिया गया। तो ये खास तौर पर जनूबी पंजाब के लिए बहुत बड़ा एजाज है कि हमारे बिजली के जो वजीर है जिनका ताल्लुक यहाँ से जनूबी पंजाब से, उन्हें एक बड़े कौमी एजाज से नवाजा गया है। तो ये अलमिया है। लोग बिजली के बिल अदा नहीं कर पा रहे, लोगों के लिए बड़े मसाइल हैं। आपको मैं पिछले 1 माह का डाटा आप निकाल लें, मेरे पास भी मौजूद है, रेस्क्यू से हमने डाटा कलेक्ट किया है, तो आप देखेंगे खुदकुशी के वाकयात बढ़े हैं अचानक। अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग अपना खात्मा कर रहे हैं। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, लोग किराए भरें, बिजली के बिल अदा करें या अपनी जिंदगी गुजारें। आपके पास 2 त्यौहार आ गए, ईद बड़ी मुश्किल से गुजारी थी, अब बकरा ईद आ गई है। तो ये एक हमारे जो मजहबी त्यौहार भी हैं और इनमें भी अगर आप अपने बच्चों को उस तरह की खुशी नहीं दे सकते तो ये आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग बन जाता है। तो हमारे हुक्मरानों को देखना चाहिए, लोग मुश्किल में है, जो आप पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं। हम मानते हैं कि आलमी मंजरनामा बदल रहा है, वो हालात हमारे ऊपर भी असरअंदाज हो रहे हैं, लेकिन ये हरगिज इसका मतलब ये नहीं कि सारा का सारा जो बोझ है वो आम आवाम के ऊपर मुंतकिल किया जाए। ये जो अशराफिया है इसके ऊपर भी ये बोझ मुंतकिल होना चाहिए, इनको अपने प्रोटोकॉल्स कम करने चाहिए, इनको जो इजाफी दौरे हैं उन्हें कम करना चाहिए। अभी कल की कायमा कमेटी का एक इजलास हो रहा था जिसमें एक मौसूफ वजीर हैं, उनके बेटे का 50 लाख रुपए का एक प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज हुआ है, जिसमें रूल्स को तरमीम करके पंजाब हुकूमत की जानिब से उन्हें 50 लाख रुपए जारी किए गए हैं। जबकि ये एक ओथ टेकिंग में आइन में मौजूद है कि कोई भी पार्लियामेंटेरियंस जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना इलाज नहीं करवाएगा, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाएगा, ताकि वो वहां पे अपने फैमिली का अपना इलाज करवाए, ताकि उससे एहसास हो कि कितने मसाइल हैं। निश्तर अस्पताल में इतने मसाइल हैं मैं आपको बता नहीं सकता। 2 अरब रुपए का बिल इस वक्त जो मेडिसिन की कंपनियां हैं जो देती हैं वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। 2 अरब रुपए के जब बिल पेंडिंग होंगे तो मेडिसिन की सप्लाई मुतासिर हो चुकी है, अस्पताल में अद्वियात का नामो निशान मौजूद नहीं है, सिर्फ इमरजेंसी में अद्वियात दी जा रही है। तो ये वो मसाइल हैं जिन्हें आपने हल करना है। इवन कार्डिक वार्ड में भी, हालांकि कितना वो बड़ी सेंसिटिव जगह है, वहाँ पे डेथ के साथ इंसान फाइट कर रहा होता है, उसमें भी मेडिसिन नहीं मिल रही होती, बड़ी मुश्किल से मिलती है। बिल्कुल जी, ये कार्डिक अरेस्ट और कार्डिक के हवाले से जो केसेस हैं ये जिंदगी और मौत का मामला होता है। आपको मैं पिछले 2 माह के हवाले से अदाद शुमार हमने रिपोर्ट किया भी। आप आम मेडिसिन 3 से 4 मेडिसिन होती हैं जो पूरी लाइफ टाइम आपको कार्डिक अरेस्ट जिसको भी हो जाए तो उसे इस्तेमाल करनी होती है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो उनकी जो कीमतें हैं वो 20 से 25% इजाफा हुआ है। इसके साथ अब कार्डिक वार्ड का मैं आपको हालात बताता हूँ। निश्तर का कार्डिक वार्ड, कल ये स्टोरी हमने ब्रेक की है, मुल्तान की गर्मी की हम बात कर रहे हैं और मुल्तान में गर्मी इस वक्त 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पड़ रही है और उसकी फील जो है वो 50+ है। और ऐसे में निश्तर के कार्डिक वार्ड में एसी ही मौजूद नहीं है। जो एसी लगाने थे, जो कार्डिक के मरीज थे जिनका इलाज हो रहा है, जिनको रखा गया है, उनके लिए वहां पे वो जिस कंडीशन में है वो बड़ी बुरी कंडीशन में है। ये मसाइल हैं जिन्हें आपने हल करना है। ये बुनियादी जरूरियात हैं, बेसिक नेसेसिटीज हैं जिनको हुक्मरानों को हल करना चाहिए। और ये लोग भी ये तवक्को करते हैं। वहीं पर
हम ये जहां पर आपको बेल आउट पैकेज आ रहा है तो बेल आउट पैकेज आपने अपनी अयाशियों पे नहीं लगाना, आपने लोगों के मसाइल हल करने पे लगाना चाहिए। तो पाकिस्तानी अवाम भी यही मुतालबा करती है, जहां पर हम लोग खुशी का इजहार करते हैं कि हम डिफॉल्ट होने से बच गए, IMF ने हमारा हाथ पकड़ लिया, तो वहीं पर यही अगर पैसे आप ले ही रहे हैं तो इसको अवामी फलाह बहबूद पर लगाएं, अवामी फलाह बहबूद पे लगाएं। अच्छा गौहर, एक तो ये भी प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर लिया, पाकिस्तान में डीप रूटेड बड़े मसाइल हैं और अभी तक ख़त्म होने का अनफॉर्चुनेटली दहशतगर्दी भी उन्हीं में से एक है। तो इस वक्त जो बलूचिस्तान है, KP है, ऑलरेडी ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज़ हैं, तो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, फिर दूसरी जानिब सिक्योरिटी सूरत हाल फिर से तवज्जो का मरकज़ बन गई है, तो क्या सूरत हाल है यहाँ की? बदकिस्मती से जी पाकिस्तान का जो ये सिक्योरिटी मामलात हैं ये पूरे तरीके से दुरुस्त नहीं हो पाए। उसकी बुनियादी तौर पर वजह यही है पाकिस्तान का जोग्राफिया, और जोग्राफिया में आप जानती हैं कि एक जानिब हमारे साथ हमारा अफगानिस्तान है, एक जानिब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भारत है, और ईरान में एक जानिब हमारे ईरान मौजूद है, वो अपनी टेंशन में मौजूद रहता है, तो दूसरी जानिब हमारे चीन है, वो एक सरहद हमारी, उसे हम महफूज सरहद अपना कह सकते हैं। लेकिन जो हम मेजोरिटी अपना बॉर्डर शेयर करते हैं वो आप जानती हैं कि वो हम जो है वो अफगानिस्तान और भारत के साथ शेयर करते हैं, जो हमेशा से इस इंतजार में रहते हैं कि कब पाकिस्तान को जो है इसके अमन को तबाह किया जा सके और पाकिस्तान की कुर्बानियों को किस तरह से नज़रअंदाज किया जा सके। जिस तरह से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की कुर्बानियों को नज़रअंदाज किया है, ये बड़ा एक अलमिया भी है, और पाकिस्तान ने किस तरह से अफगानिस्तान का हमेशा साथ दिया, और जो भी ताने बाने जो भी दहशतगर्दी के हमें मिलते हैं वो अफगानिस्तान से और भारत से उनके जो है वो ताने बाने मिलते हुए दिखाई देते हैं। आपका मसला किसी स्टेक होल्डर के साथ हो सकता है, अगर आप आम जनरल अवाम को टारगेट कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका एजेंडा कुछ और है। आप आम पब्लिक मासूम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, और यही हमने देखा है कि ये जो वाक़यात हैं बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। KP में दहशतगर्दी की वापसी हुई है, इसके साथ साथ बलूचिस्तान को हमेशा से ही हमारी हॉट टॉपिक रहा है, हॉट लाइन पर रहा है, लेकिन ऐसे में हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो मौजूद हैं, हमारी अवाम मौजूद है। जो मैं अभी कल की ही बात, परसों की बात है, KP में जो अटैक हुआ उसमें एक आम सिविलियन ने उसको दहशतगर्दी के हमले को नाकाम बनाया और उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। तो पाकिस्तानी जो है वो हमेशा से इसके लिए तैयार भी हैं और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज भी तैयार हैं, हमारी पाकिस्तान भी तैयार है, क्योंकि हमारी अफवाज इस वक्त 3 से 4 महाज पर मसरूफ है। अफगानिस्तान की तरफ हमारी अफवाज जो है वो मसरूफ है, वहीं पर भारत हमेशा से इस मौके की तलाश में रहता है। इन 2 महाज को देखने के बावजूद हम पीस टॉक्स को लेके चल रहे हैं। अभी कल आपने देखा कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो चाइना के विजिट पर हैं और ये बड़ी पेशरफ्त है। ये पाकिस्तान ने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है। चीन और अमेरिका का करीब आना, ट्रंप की बातचीत होना और ट्रंप का दौरा चीन, वहीं पर हमारा एक चाइना एलाई है और वहीं पर हमारा जो है आप अमेरिका जो है वो हमारा दोस्त है। तो पाकिस्तान ने उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है। वहीं पर चीनी वजीर खारजा और उनकी तर्जमान ने यही कहा है कि पाकिस्तान पीस प्रोसेस को लीड करे, मजीद उसमें अहम किरदार अदा। इसका मतलब यह है कि दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि जो मसला इस वक्त दुनिया को पूरी अपनी माशी अंदाज में लपेट रहा है और मुश्किलात खड़ी कर रहा है, वो अमेरिका ईरान की जंग है, वो अबनाए हरमुज की जो है वो बंदिश को खत्म करना है। तो पाकिस्तान उसके लिए किरदार अदा कर सकता है और पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा भी जा रहा है और पाकिस्तान इस कोशिशों को मजीद तेज भी करेगा। तो पाकिस्तान एक महाज पर काम नहीं कर रहा, हमारे सिक्योरिटी इदारे एक महाज पर काम नहीं करे। जहां पर हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं वहीं पर हम दुनिया की के हवाले से भी जो है वो अपना किरदार अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। होपफुली हम उम्मीद भी यही करते हैं कि पाकिस्तान इस पीस टॉक में कामयाब हो और अमन कायम कराए। अच्छा, तो हम जब ईरान और अमेरिका की कशीदगी की बात ही कर रहे हैं तो ईरान इसराइल कशीदगी के मुतल्लिक जो बढ़ती हुई सूरत हाल है, कशीदगी एस्केलेशन मज़ीद बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती, ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, इसमें तेल की मार्केट जो है वो भी गैर यकीनी का शिकार है, उस पर क्या कहेंगे? और वो डायरेक्टली इस टाइम पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रही है। इसी तरह जैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा पीक पे चली गई, उस पर बिल्कुल जी, ये बराह रास्त मुतासिर कर रहा है। जो ईरान और अमेरिका और इसराइल की कशीदगी है, ये बराह रास्त आम लोगों के ऊपर असरअंदाज होती हुई दिखाई दे रही है। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया में इस वक्त आप जो है तेल की जो कीमतें हैं वो प्राइस जो है वो बड़ी हाई
पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन पाकिस्तान ने एक चीज, पाकिस्तानियों ने बड़ी चेंज की है, दुनिया इसकी मोतरिफ हो रही है कि हम अपनी जो एनर्जी को हम जो है फ्यूल से हम सोलर एनर्जी पर कन्वर्ट कर चुके हैं। और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सोलर जो है पैनल्स जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लगाए हैं और उसके नतीजे ये निकल रहे हैं कि इस वक्त आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस नहीं देख रहे। और पूरी दुनिया में इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस भी है, 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग भी की जा रही है। और वहीं पर पाकिस्तानियों की जानिब से जो सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया गया है उसकी वजह से इस वक्त लोड शेडिंग मौजूद नहीं है। लेकिन हुकूमत जो है वो हुकूमत इस टाइम ज़ेर अताब है, तनकीद के निशाने पर भी है, क्योंकि जो अभी जो हालिया जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पर पाकिस्तान में इजाफा किया गया है। तो ये एक हुकूमत को चाहिए कि आप ऐसी चीज़ों के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर बर्डन मुंतकिल करें जो इसको उठा सकते हैं। आम कॉमन मैन और आम आदमी जिसकी तनख्वाह 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार रुपए हो, वो नहीं उठा सकता इस तेल के कीमतों का। आपने डायरेक्ट मोटरसाइकिल या गाड़ी या किसी और चीज में फ्यूल नहीं डलाना, बल्कि इसका एज ए होल आपकी इकोनॉमी पर असर पड़ना है, क्योंकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ जानी है, आपकी इसके अलावा जो प्रोडक्शन कास्ट है वो बढ़ जाती है। तो वो एज ए होल जब तमाम जो कम्बिनेशन के साथ कीमतें होती है उन्होंने राइज करना होता है। और एक चीज महंगी नहीं होती, उसके साथ मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होकर जो मुख्तलिफ जो आपकी जरूरियात हैं वो महंगी हो जाती है। तो हुकूमत को यही करना है कि इस वक्त ये क्राइसिस अभी हल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, तो इस क्राइसिस के होते हुए ऐसा प्लान बनाना चाहिए जिसमें एक आम आवाम कॉमन मैन जो मिडिल क्लास हो, पुअर क्लास तो चले, पुअर क्लास था ही था, वो हमेशा से रहा है और वो एक तबका एक मौजूद रहा है, लेकिन सर्वाइवल की जंग इस वक्त मिडिल क्लास की है जो एक भरम के साथ चलता था। आपने उसका भरम कायम रखना है और उसको सेफ्टी देनी है। तो इस हवाले से पॉलिसीज ऐसी बनाई जाए और इसका जो असर है वो आइंदा आने वाला जो बजट है जिसकी तैयारी जारी है, अगले महीने में बजट पेश किया जाएगा, उस पर नजर आना चाहिए। सफीर, आप 30 सेकंड में हॉकी के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे कि क्या इकदाम होने चाहिए हॉकी को प्रमोट करने के लिए? बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, उन्होंने लास्ट टाइम भी अंडर 18 का बहुत अच्छा इवेंट कराया, मैं उधर एज ए टूर्नामेंट ऑफिसर गया हुआ था। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिससे पिछली हुकूमत करती रही है वो ये करती रही है कि जी बस पाकिस्तान सीनियर टीम का कैंप लगा दिया, जूनियर कैंप लगा दिया और बाकी डोमेस्टिक हॉकी बिल्कुल नहीं हुई। पिछले कोई मैं देख रहा हूँ कि 7-8 साल से ना, पहले जब हम खेलते थे तो हमारे जो डोमेस्टिक इवेंट होते थे वो कम से कम साल में 3 से 4 होते थे। उसमें बेशक नेशनल टीम का कैंप लगा हुआ है वो लगा रहे, लेकिन जो दूसरे छोटे यानी कि लेवल पे गाँव से जो आप कहें टैलेंट निकलता था वो कम हो गया। अब इसी तरह हमारी कोशिश है कि हम अपना हर साल इवेंट कराते हैं। अली अकरम गुज्जर साहब जो हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स साहब रह चुके हैं मैपको के, अब उनका हमने 4th अली अकरम हॉकी गुज्जर टूर्नामेंट करवाना है। उनके भाई हैं मौजम भाई जो हमारा बड़ा साथ देते हैं, और साथ इशफाक साहब हैं और डॉक्टर अहमद साहब है। और इंशाल्लाह ताला हम ये अगस्त में इवेंट करवा रहे हैं और नेशनल लेवल का इवेंट करवा रहे हैं। इसमें पूरे पाकिस्तान के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो यहाँ पर बुला रहे हैं। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि जो हॉकी पे काम कर रहे हैं उन्हें काम करने दें, और जो लोग काफी अरसे से 15-16 सालों से हॉकी को जिन्होंने बर्बाद किया है, और खुदा का वास्ता उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बैठ जाएं, अब टाइम खत्म हो गया। गौर साहब ऐसे ही है भाईजान? बिल्कुल जी। और इसमें आपने ये देखा कि हमारे जो वजीर दाखिला हैं, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा किरदार अदा किया हॉकी की स्पोर्ट के लिए, जिस तरह से वो सामने आए हैं। तो उम्मीद यही करते हैं जैसे सफीर साहब कह रहे हैं कि इन जैसे लोग जो खलूस के साथ काम कर रहे हैं और ये इस चीज को आगे लेकर चलेंगे। सफीर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा आप। वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम हफ्ते भर की स्टोरीज के ऊपर बात कर रहे थे, अभी हम थोड़ी सी फिर हॉकी के ऊपर बात करते हैं और आपको मिलवाते हैं आयशा से। आयशा हॉकी प्लेयर है। आयशा कैसी है आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है, मैं ठीक, आप सुनाएं? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ, कंफ्यूज तो नहीं हो? नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ, हॉकी की प्लेयर हो आप और दूसरा ये कि पूरी टीम को लीड करती हो आप, तो कैसा लगता है, कैसा एक्सपीरियंस है हॉकी में आना, गेम खेलना? ये बड़ी कम खवातीन को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है खेलने की, बच्चियों को बहुत ज्यादा ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती खेलने की, और आप उन्हीं में से एक हैं कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है।
सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं स्कूल गई थी तो मुझे हॉकी खेलने का बहुत शौक था, बचपन से था। तो स्कूल गई, वहाँ पर मैंने हॉकी खेली, खेलते रही। तो सर सफीर जब आए हमारे स्कूल में, उन्होंने हमें इनवाइट किया अपने अकेडमी में, तो हम लोग वहाँ पर गए। हमने वहाँ का माहौल देखा, बहुत अच्छा था। तो सब मतलब सर भी बहुत अच्छे थे। तो हम लोग स्टेडियम जाने लगे, वहाँ पर और शौक पैदा हुआ कि हॉकी खेलनी है, बहुत अच्छी है, ये खेलना है। तो वहाँ से के वो शौक हुआ। तो फिर काफ़ी मैच खेले हमें। तो कप्तान मैं बनी, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं पूरी लड़कियों में सिलेक्ट मैं हुई कि कप्तान बनना चाहिए मुझे। सही। अच्छा, मुझे ये बताओ कि एक होता है ना कि कोई एक सपोर्ट सिस्टम होती है, इनकरेज करता है कोई आपको, आप अपना सपोर्ट सिस्टम खुद हो या कोई और पेरेंट्स में से, फ्रेंड्स में से था कोई? मेरे घर वाले। अच्छा, घर वाले थे, उन्होंने सपोर्ट किया कि आप हॉकी में जाओ, हॉकी पे खेलो। एक फैमिली होती है जो उनके ताने भी मारती है। अच्छा, क्रिटिसिज्म भी मिला? हाँ, बहुत ज्यादा अभी भी है। अच्छा, लेकिन जब घर वाले साथ हो तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कुछ नहीं कर सकता। ओके, अच्छा, क्रिटिसिज्म को कैसे फेस करती हो? और मैं खुद समझ सकती हूँ कि खवातीन के लिए बहुत ज्यादा बैरियर्स होते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, उस तरह से नहीं आसानी से वो आ सकती किसी भी फील्ड में, सिर्फ गेम्स में नहीं, हर फील्ड में बहुत से चैलेंजेस होते हैं। अच्छा, एक कॉलर है, कॉलर ले लेते हैं, उनका सवाल लेते हैं, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी, अस्सलाम वालेकुम युसरा। आज आपने बड़े अच्छे टॉपिक को चूज किया और वो टॉपिक है हॉकी। और हॉकी के हवाले से मैं इसकी बात करूं तो मेरे वालिद साहब, अल्लाह ताला उनको जिंदगी करे, वो नसीर बुंदा के दौर में जब गवर्नमेंट कॉलेज मियावाली में पढ़ते थे तो सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे, आप यकीन करें कि उनसे बॉल छीनना मुश्किल होता था। और मैंने बहुत कम उनको देखा, हमारे ईसा खेल में भी हॉकी होती थी, तो वो जब ड्रिबलिंग करते तो उनसे बॉल छीन नहीं जंग लड़के सकते थे, इतनी माशाल्लाह हॉकी थी। अनफॉर्चुनेटली नेशनल टीम में नहीं आ सके। तो मैं आयशा बेटी को खराज तहसीन पेश करता हूँ और वाकफ करता हूँ कि बेटा ये हमारी बेटियां भी हॉकी में आनी चाहिए और हॉकी नेशनल गेम है। हमारे जो मेरे भाई बैठे उन्होंने बड़ा अच्छा हॉकी के हवाले से कहा। देखें, आपकी क्रिकेट का तो बेड़ा गर्क है। आप जो मौजूदा कप्तान है शान साहब, उनकी क़यादत में आप मुसलसल जो है 9 टेस्ट हार चुके हैं, 9 टेस्ट। आप अंदाजा करें, आप बांग्लादेश से 3 टेस्ट हार चुके हैं। तो क्यों हर उस पे आपकी जो है ना वो क्रिकेट हो, डोमेस्टिक क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क है और कप्तान पे कप्तान बदले जा रहे हैं। हॉकी आपकी नेशनल गेम है। मैं समझता हूँ जिस तरह गवर्नमेंट ने एनसीसी नेशनल कैडेट कोर के 20 नंबर्स रखे थे, अब ये हॉकी के नंबर हाई स्कूल लेवल से लेकर कॉलेजेस तक वो नंबर्स रखे, स्पोर्ट्स नंबर हो आपकी डिग्री के साथ, ताकि वो आपकी कोई भी गेम्स हो, चाहे आपका टेनिस है, स्क्वॉश है। लेजेंड हमारे जहांगीर खान, जानशेर खान, बहुत बड़े नाम माशाल्लाह, रोशन खान। पर इससे पहले जब आप क्रिकेट पे देखते हैं तो वो इमरान खान है, आपके वसीम अकरम, वकार यूनुस। तो ये वो लेजेंड है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अच्छा आयशा, इस तरह की जब एप्रिसिएशन मिलती है, लोग आपको बकअप करते हैं, कैसा फील होता है जब आपकी लोग तारीफ कर रहे होते हैं कि हमारी प्यारी बेटियां आगे आ रही हैं? तारीफ तो होनी भी चाहिए जब खवातीन आगे जा रही हैं। इतने मतलब कि जबकि इनको बहुत लोग होते हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिलती और वो अपने ख्वाब को अंदर ही दबा के अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन हमें ये मिली हुई है और मतलब कि हम अपने घर वालों की सुनते भी हैं, कहीं पर नहीं भी सुनते, जब वो हॉकी से मना करते हैं, लेकिन हम जिद करके जाते हैं, खेलते हैं। तो अच्छा दूसरा इसमें ना मैं भी ऐड करूंगा, एक प्लेयर के लिए ना एप्रिसिएशन जो होती है ना, ये बड़ी चीज होती है, बड़ी चीज, यही चीज उसको आगे लेकर जाती है। जिस तरह से कॉलर थे, अभी इन्होंने बात की कि स्कूल लेवल पे हॉकी होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं जब स्कूल में था ना, मेरी भी उस वक्त क्लब क्रिकेट बहुत हुआ, क्लब क्रिकेट भी हुआ करती थी और हॉकी भी। तो मुल्तान में जो सफीर नकवी साहब हैं, ये बताएंगे आपको कि हमदानी साहब हुआ करते थे, ये हमारे स्कूल में आए, उन्होंने ट्रायल श्रायल लिए, मैंने भी ट्रायल ले दिया जी, हॉकी के लिए मैं भी सिलेक्ट हो गया। अब हॉकी खेलने के लिए गए हैं, अब इन्होंने तो बड़ी सहूलतें दे दी हैं, आस्ट्रो लगा दिया उस टाइम। तो यहाँ पे मुल्तान में एक स्पोर्ट्स ग्राउंड में घास वाले मैदान है जहाँ पे बॉल भी जंप करता है, वो पता ही नहीं होता बॉल आ किधर रहा है। लेकिन पाकिस्तान रहा उसी का चैंपियन है। जब से ये कालीन वगैरह पे हॉकी खेलने लगे, हम तो फारिग ही हो गए। तो वो मुझे ले गए, एक दिन प्रैक्टिस की,
2 दिन की ये स्कूल लेवल की बात है, लेकिन दूसरे दिन जब मेरे पाँव पर बॉल लगी है ना, तो उसके बाद मैं हॉकी खेलने नहीं गया। तो ये बड़ा एक आसान खेल नहीं है, इसके लिए आपको अपनी फिटनेस भी चाहिए, और आपको वो बॉल से बचना भी है आपने, और उसको लेकर चलना और फिर खेलना, ये बड़ा एक टास्क है। तो वाकई हुकूमत को चाहिए ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए कि स्कूल लेवल पे अपना जो कौमी खेल है इसे प्रमोट किया जाए, और दोबारा से जो एक्टिविटीज हैं उनका आगाज करें, क्योंकि हमें टैलेंट की जरूरत भी है। और अभी जो हमारी हॉकी ने, नेशनल हॉकी ने जिस तरह से हमें क्वालिफाई किया था, और वो बड़े लोग दोबारा एक दफा फिर से हॉकी से जुड़े थे। जिस तरह से क्रिकेट से आप बता रहे थे, क्रिकेट से थोड़े से मायूस हो गए हमने बांग्लादेश से बात करते हैं, और अभी हम जाते हैं ब्रेक पे। और आयशा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम हॉकी के ऊपर बात कर रहे थे, अभी आपको मिलवाते हैं एक बहुत ही प्यारी हॉकी प्लेयर से, हया अली। हया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताओ हया कि सबसे पहले आपके माइंड में कैसे आया कि मुझे हॉकी खेलनी चाहिए? पहले तो ये जो मेरे सफीर भाई हैं, ये इनके घर पे मैं रहती हूँ ना, अच्छा। अपनी आपी के साथ, तो वो जाते थे ग्राउंड, तो मैं कहती थी मैं भी चलूंगी साथ। तो वहाँ पे जब मैं गई तो मुझे अच्छा लगा, वहाँ पे मेरी दोस्तें बनी, और ये अब मैं रोज जाती हूँ। अच्छा, तो आप रोज जाती थी साथ, देखते देखते आपके अंदर एक शौक पैदा हुआ कि मुझे भी खेलना चाहिए, आगे आना चाहिए। तो अच्छा, अब कैसा फील होता है खेलने के बाद, और खेलने से पहले कैसा फील होता था जब आप ग्राउंड से बाहर बैठी रहती थी? जब मैं पहले जाती थी तो पहले मुझे मुश्किल लगती थी हॉकी, पर अब जब जाती हूँ तो अब मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि अब मैं सीख गई हूँ प्रॉपर। अच्छा, आप सीख गई हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, सीखने में थोड़ी मुश्किल फील हुई थी पहले दिनों में? कुछ चैलेंजेस आए थे सामने? पहले दिनों में हुए थे थोड़ी। ये सोचा था कि बस छोड़ देते हूँ, मुझे नहीं खेलना चाहिए, और फिर आपके अंदर कैसे दोबारा आया कि नहीं मुझे खेलना है और मुझे ये करना है? फिर जब मेरी दोस्तें बनी तो उनके बहाने में जाती थी फिर। अच्छा, दोस्तों ने इनकरेज किया, कोच ने इनकरेज किया, तो फिर आपने दोबारा कंटिन्यू किया कि नहीं मुझे अब इसको चैलेंज बना लिया, मैंने ये करना है। तो अच्छा, पेरेंट्स की तरफ से कैसा फीडबैक आया, फ्रेंड्स की तरफ से, स्कूल फ्रेंड्स की तरफ से कैसा फीडबैक आया कि जब आपने खेलना स्टार्ट किया, जाहिर सी बात है उनके साथ भी आपने कुछ ना कुछ शेयर किया होगा? हाँ, वो भी कहती हैं कि खेलो खेलो। अच्छा, वो भी इनकरेज करती हैं। ये तो बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव बात है कि आपको इतनी ज्यादा अप्रिसिएशन, इनकरेजमेंट मिल रही है, कोच इतने अच्छे मिले हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, कोई मैसेज देना चाहोगी गर्ल्स के लिए कि गर्ल्स को आना चाहिए या खेलना चाहिए? हाँ, बिल्कुल खेलना चाहिए। और कैसा महसूस होता है, थोड़ा सा बताओ ताकि ऑडियंस को पता चले, और भी बच्चे जो खेलना चाहती हैं ना उनको आइडिया होगा कि किस तरह से खेलना है, किस तरह से आगे आना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है खेलना अब, और अच्छा फील करती हैं, पॉजिटिव कॉन्फिडेंट फील करती हैं खेलने के बाद। ओके, गोहर की तरफ चलते हैं। गोहर, जब खेल की बात हो रही है तो बाबर आजम की बात भी हम कर लेते हैं कि बाबर आजम दोबारा टेस्ट कप्तान बनने की खबरों की गर्दिश हो रही है कि वो दोबारा कप्तान बनने जा रहे हैं। दूसरी जानिब बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज में शिकस्त के बाद क्या सूरत हाल है, कॉलर भी बड़ा जिक्र कर रहे हैं। और क्रिकेट तो एक ऐसी गेम है, हॉकी भी, लेकिन क्रिकेट को तो जाहिर सी बात है बड़े फोकस्ड होके लोगों के दिल भी जुड़े होते हैं, और मेरे ख्याल में बहुत इमोशनल हो जाते हैं लोग। बिल्कुल जी, शायकीन जो है वो इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से शदीद नाराज दिखाई देते हैं, और वो जो हमारे जो कप्तान है शान मसूद साहब टेस्ट के, उनसे भी बड़े नाला दिखाई देते हैं कि हम बांग्लादेश से भी एक मैच हार रहे हैं। जिस तरह से कॉलर ने बताया कि हम 9 टेस्ट मैचेस हार चुके हैं, तो हमें इस पर तवज्जो देनी होगी। और जिस तरह से हमारे चेयरमैन पीसीबी है, मोहसिन नकवी है, जिस तरह से इस टीम को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं, तो लेकिन इस तमाम तर सपोर्ट के बावजूद भी ये टीम वो रिजल्ट नहीं दे पा रही जो इनको देने चाहिए। तो वहीं पर जो टीम के हवाले से अब बातें ये भी हो रही है कि हमारा क्या होता है, ज्यादा ज्यादा हम किसी को चांस देते हैं, अगर वो नाकाम हो जाता है तो हम कहते हैं जी कप्तान बदल दो, इसको टेस्ट का बना दो, इसको वनडे का ले आओ, वनडे में नाकाम हो रहा है तो इसको टेस्ट का बना दो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो। तो हमारे जो फैसले हैं उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है, और कंसिस्टेंसी जो है ये बुनियादी तौर पर वजह बन रही है पाकिस्तान की जो शिकस्त की, हार की। और हम मुसलसल जो बड़े इवेंट्स हैं उनमें बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हो, चाहे वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हो, चाहे वो हमारा वर्ल्ड कप हो, उसमें भी हम बाहर हो रहे हैं। तो ये चाहे वो बड़ी बड़ी सीरीज हो, उसमें भी हम कुछ इस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। तो हमें प्लेयर्स को सपोर्ट करने के साथ साथ हमें जो मेरिट है उसको भी प्रमोट करना चाहिए।
और उसके ऊपर काम करना चाहिए ताकि पाकिस्तानी क्रिकेट जो है ऊपर जा सके। हॉकी के हवाले से जिस तरह से अभी हम बात हो रही है, तो हॉकी आप ये देखेंगे मुल्तान, जनूबी पंजाब, ये एक ऐसा रीजन बन चुका है जहां पर आपको मेल से ज्यादा फीमेल हॉकी प्लेयर नजर आएंगे। और इसमें सफीर साहब जो है ये इसको लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल टास्क है, फीमेल्स को घर से निकालना, उनको हॉकी के लिए ग्राउंड में लाना, और उसके बाद आपने सिर्फ उन्हें ग्राउंड में नहीं लाना, आपने उन्हें सेफ्टी भी देनी है। ये आपने फिर उनको जहां से आप लेकर आए हैं फिर आपने उन्हें वहां वापस भी छोड़ना है। तो ये इस तरह के मसाइल यहाँ पर जनूबी पंजाब में मौजूद हैं। उसके बावजूद भी यहाँ से फीमेल प्लेयर्स का आना, और सफीर हुसैन नकवी साहब जिस तरह से नेशनली तौर पर इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ये मुल्तान के लिए भी एक एजाज की बात है। और हम उम्मीद यही करते हैं कि क्रिकेट से जहाँ पे लोग मायूस हो रहे हैं, चले हमारी हॉकी है, ये थोड़ी सी खुशियां हमारे पास लेकर आएगी। और इसमें हमारी इंतजामिया ने बड़ा किरदार अदा किया है कि हमें जो ग्राउंड दिया खूबसूरत किस्म का, उसमें हमारे कमिश्नर होते थे आमिर खटक, उनका बड़ा किरदार था। और ये नए कमिश्नर है आमिर करीम, ये बड़े खेलों को लेकर बड़े ही कंसर्न दिखाई देते हैं। और कल के लिए अच्छी खबर ये है आपके लिए भी कि पंजाब हुकूमत ने, हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं खोकर साहब, उन्होंने अनाउंस किया है, इस बजट में अनाउंसमेंट होने जा रही है कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि खेलों के मैदान होने चाहिए थे, हमारे पास मैदान ही मौजूद नहीं है। तो मैदान बनाने के हवाले से फैसले किए गए कि स्कूलों में, तालीमी इदारों में पंजाब के 100 के करीब, 1000 के करीब, 1000 का फिगर रखा गया पूरे पंजाब में। वहां पर जो स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं वो बनाए जाएंगे, उसमें से कुछ हॉकी के लिए मुख्तस होंगे, कुछ जो है अदर एक्टिविटीज के लिए। तो ये एक शुक्र है कि इस पर किसी ने तवज्जो देना शुरू किया, इस पर किसी ने तवज्जो देना शुरू किया। डेफिनेटली होने चाहिए। और खवातीन के लिए खासकर ऐसी जगह मौजूद नहीं है। बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर लेडीज पार्क भी मौजूद नहीं है। तो खवातीन एक तो घर में रहती हैं और उसके बाद वो फिटनेस के लिए जाएं तो कहाँ जाएं, हर किसी के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती। ओके, अभी हया आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया है, और गोहर आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो नए मेहमानों से आपका तारुफ करवाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हम बात कर रहे थे हफ्ते भर की स्टोरीज के ऊपर और हॉकी के ऊपर बात कर रहे थे। अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं DHA के ऊपर, और बहुत ही ज़्यादा जदीद मंसूबा है जिसके ऊपर डिफेंस गार्डनिया बहावलपुर दुनिया की नज़रों का इस टाइम मरकज़ बना हुआ है। और ख़ासे लोग इसके ऊपर पूछना भी चाहते हैं, इंक्वायरी भी करना चाहते हैं कि कैसे है, क्या है ये मंसूबा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वकास मंजूर चीमा, डायरेक्टर मार्केटिंग, सेल्स एंड IT। सर, आपको वेलकम करते हैं DHA बहावलपुर। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी हम बात करते हैं सर के साथ। सर, DHA डिफेंस गार्डनिया को बहावलपुर का मोस्ट एंटिसिपेटेड लॉन्च क्यों करार दिया जा रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा हमें बताएं, क्योंकि हमने तो हाईलाइट्स देख के काफी एक्साइटेड हो गए आपसे मजीद बहुत कुछ जानने के लिए। अच्छा यूसरा, ये जो आपने हाइलाइट्स देखी, ये बेसिकली दिस वाज द ग्रैंड लॉन्च इवेंट ऑफ डिफेंस गार्डनिया। तो डिफेंस गार्डनिया को हमने कंसीव किया इसी साल जनवरी में, और इसको हमने 2 मई को लॉन्च कर दिया। बट प्रायर टू लॉन्च इसको हमने इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्री लॉन्च कैंपेन रन की, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन इसकी मार्केट में थी और लोगों का इंटरेस्ट भी हमने गेज किया कि कितना सक्सेसफुल होगा। एंड उससे हमने ये गेज किया कि लोगों का इंटरेस्ट और लोगों का इसमें जो बाइंग के ऊपर रुझान था वो बहुत ही अच्छा था। तो उसके ऊपर लोग जो थे इसकी फॉर्मल लॉन्च, क्योंकि डेफिनेटली जब एक चीज़ फॉर्मल लॉन्च हो जाती है तो मार्केट में फिर ही वो आती है टोटल फुल बाइंग के लिए। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन थी एंड पीपल वर वेटिंग फॉर इट। एंड हमें जो है ये जो हमने ग्रैंड लॉन्च वाला इवेंट किया उसके ऊपर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पोटेंशियल बायर्स थे, और बहुत सारे विला उधर ही लोगों ने उसके ऊपर इसी इवेंट के ऊपर बुक करवाए। अच्छा, दूसरों से ये भी बताएं कि ग्रैंड लॉन्च के फौरन बाद डिफेंस गार्डनिया को किस नौयत का रिस्पांस मिला, फीडबैक कैसा आ रहा है? अच्छा यूसरा, हमने ना, मैंने आपको जैसे पहले बताया, हम क्योंकि प्री लॉन्च भी चला रहे थे, प्री लॉन्च सेल्स भी चल रही थी, तो हमने इसके काफ़ी सारे यूनिट्स तो प्री लॉन्च में ही सेल कर लिए। तो डेफिनेटली आपको पता है जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है तो उसकी एक प्री लॉन्च कंसेशनल प्राइस भी रखी जाती है। तो लोगों ने, बहुत सारों ने उसके ऊपर अच्छी परचेजेस की प्री लॉन्च में भी, और हमारे ग्रैंड लॉन्च इवेंट में भी लोगों ने उधर ही बहुत सारे विलास बुक करवाए। एंड आफ्टर ग्रैंड लॉन्च तो डेफिनेटली फिर लोगों ने देखा कि अभी इसकी प्राइस जो है वो लॉन्च की प्राइस, अपनी लॉन्च की प्राइस होती है,
तो वो बहुत सारे लोगों ने अपना इंटरेस्ट भी शो किया और बहुत सारे विलास हमारे डेली बेसिस के ऊपर सेल हो रहे हैं एंड अभी तक हमारा रिस्पांस बड़ा अच्छा जा रहा है इसकी सेल्स के ऊपर। रिस्पांस बड़ा अच्छा जा रहा है, रिस्पांस तो डेफिनेटली अच्छा जाएगा जब इतनी खूबसूरत हाइलाइट्स हमें नजर आई हैं। सर, सरमायाकार डिफेंस गार्डनिया को हाई पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी क्यों करार दे रहे हैं, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, ये भी थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएं। अच्छा यूसरा, देखें इस रीजन में या इवन आप कहीं पे भी देखें आजकल जो है ना लोगों को, आपने अगर प्लॉट खरीदना हो, घर बनाना हो, तो आपकी क्या प्रायोरिटी होगी कि आपका घर एक अच्छे एटमॉस्फेयर में हो, आपके पास एमेनिटी सारी की सारी वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर अवेलेबल हो, आप सुबह उठे तो आपको सामने पार्क नजर आए, आपने अगर फिजिकल हेल्थ देखनी है अपनी तो आपके कम्युनिटी सेंटर में जिम हो, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हो, आपने वॉक करनी है शाम को तो आपके पास वॉकिंग ट्रैक हो, ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज आपको इधर अवेलेबल है। सेकंड थिंग इज के देखें जब आप डीएचए का नाम सुनते हैं, डीएचए में आपको नॉर्मली एक इंप्रेशन जाता है कि डीएचए में वो लोग रहेंगे जो एक कनाल के घर में रहेंगे, ठीक है। ये सोसाइटी है 6 मरला के घरों की, लिमिटेड इन्वेंट्री है, डीएचए के मेन एरिया में अवेलेबल है, जिसके दोनों साइडों के ऊपर हमारे ऑलरेडी डेवलप सेक्टर्स हैं जिसमें लोग रह रहे हैं। तो 519 हाउसेज की ये सोसाइटी है जिसके अंदर कमर्शियल भी मौजूद है, बड़े कमर्शियल भी मौजूद हैं, और इसको इस तरह प्लान किया गया है कि ये सारे के सारे कमर्शियल एरियाज आपके दूर से दूर जो घर है उनसे भी 2 से ढाई मिनट की वॉक के ऊपर है, 2 से ढाई मिनट की वॉक के ऊपर। फिर इनको इस तरह से प्लान किया गया इस सोसाइटी को कि इसके मैक्सिमम घर अराउंड 78% इसके जो घर हैं वो पार्क फेसिंग है, इस तरह कंपाउंड में बनाया गया। और इसमें मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में इसका जिक्र किया था कि इसमें जो भी डेवलपर होता है ना, देखें डेवलपर की प्रायोरिटी होती है कि उसके कितने प्लॉट्स एक जमीन में मैक्सिमम बन सकते हैं। तो जब आप ज्यादा ग्रीन एरियाज छोड़ते हैं तो प्लॉट्स कम बनते हैं, तो डेवलपर को उसके ऊपर नुकसान होता है, वो उस तरह से उसमें से रेवेन्यू नहीं ले सकता। तो इसको इस तरह डिजाइन किया गया डीएचए ने कि इसमें मैक्सिमम ग्रीन बेल्ट्स रखी गई हैं, और उसकी वजह से हमने इसमें मतलब इसमें इन्वेंट्री कम हुई है। डीएचए इसमें डीएचए का कोई फायदा नहीं, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम डीएचए टू द पीपल ऑफ साउथ पंजाब एंड टू द पीपल ऑफ भावलपुर। फिर 6 मरला के घर हैं, इकोनॉमिकल हैं, सोलर इनके साथ लगा हुआ है। फिर जो आजकल मॉडर्न स्मार्ट फीचर्स आ रहे हैं एनर्जी सेविंग के, वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूडेड है। एंड एक और मैं आपको बात बताऊं तो ये घर कहने को 6 मरला का है, लेकिन इसका जो कवर्ड एरिया है वो तकरीबन 9 मरले के घर के इक्विवेलेंट है। एंड इट इज आइडियल 3 बेड हाउस फॉर अ नॉर्मल फैमिली जिसमें सब मॉडर्न एमिनिटीज शामिल हैं। सेल्फ सस्टेन्ड कम्युनिटी है, जो यहाँ पे सारे रेजिडेंट होंगे, दे डोंट नीड टू गो टू एनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, they don't need to go to any track for walk, they don't need to go to main city और डीएचए के बाकी सेक्टर्स में to buy their amenities। तो ये सब कुछ जब आपको एक जगह के ऊपर मिलेगा तो डेफिनेटली लोगों का इंटरेस्ट आएगा, और इन्वेस्टर को भी ये चीज नजर आएगी कि देखें एक चीज होती कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक, आप एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपके पास बड़ा अच्छा घर है, लेकिन आपको उधर से कोई भी एमिनिटीज लेने के लिए 10-10 किलोमीटर ड्राइव करके जाना पड़ता है, तो आपको फ्यूल कॉस्ट पड़ती है। तो लोग ऐसी जगह पे रहना की कोशिश करते हैं जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो, तो डेफिनेटली उधर प्राइस ज्यादा होती है। तो जो लोग आज यहाँ पे ले रहे हैं इन्वेस्टर्स भी, उनको भी ये चीज समझ आ रही कि आज हम लेते हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, हम इस विला को बुक कराते हैं, तो मे बी जब जिस टाइम के ऊपर इसकी आएगी बारी डिलीवरी की, उस टाइम के ऊपर इसकी प्राइस में काफी एस्केलेशन होगी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आजकल वैसे एक महंगा सा फिनोमेना है, ओवरऑल प्राइसेस कंस्ट्रक्शन मटेरियल की ऊपर जा रही हैं, और अभी जितनी भी स्पाइक गई, जो भी वो आगे ज्यादा ही होनी है। अभी इस प्राइस में आपको कंस्ट्रक्शन आज से 2 साल बाद नहीं मिलेगी, तो जो भी इन्वेस्टर आज इन्वेस्ट कर रहा है 2 साल बाद 3 साल बाद उसके ऊपर उसको सफिशिएंट गेन मिलेगा, तो वो क्यों नहीं यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, ही डेफिनेटली विल इन्वेस्ट। सर अच्छा, दूसरा डीएचए डिफेंस गार्डनिया किस तरह, क्योंकि सेफ्टी के लिए खासकर लोग कंसर्न होते हैं, सेफ्टी को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे सेफ्टी को रखते हैं, तो डीएचए डिफेंस गार्डनिया किस तरह महफूज, मुनज़्ज़म और लॉन्ग टर्म वैल्यू वाले लाइफस्टाइल की अक्कासी करने जा रहा है? अच्छा देखें, डीएचए इटसेल्फ कहीं पे एक सिक्योर कम्युनिटी समझी जाती है, क्योंकि हमारा एक अपना सिक्योरिटी का निज़ाम है, हमारा सीसीटीवी नेटवर्क अपना होता है, सिक्योरिटी हमारी अपनी होती है, और एक अच्छी सिक्योरिटी समझी जाती है। उस सिक्योरिटी के अंदर अगेन दिस इज अ सिक्योर कम्युनिटी, जो कि विच इज अ क्लोज्ड कम्युनिटी, जिसके अंदर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स भी कंट्रोल हैं सारे के सारे, तो डेफिनेटली उसकी सिक्योरिटी मजीद एनहांस हो जाती है। तो वो ऑलरेडी आपको पता है, किसी भी आप सोसाइटी में देखें और आप उसको डीएचए से कंपेयर करें या किसी भी आप एरिया को देखें, तो सबसे जो है नेग्लिजिबल क्राइम रेट डीएचए में पाया जाता है बिकॉज ऑफ द प्रोटोकॉल्स एंड सिक्योरिटी। तो इसकी तो उससे भी ओवर एनहांस्ड होगी, क्योंकि उस सिक्योरिटी के अंदर एक और सिक्योरिटी पैरामीटर में, एक और पैरामीटर में ये एग्जिस्ट करती है।
ओके, एक कॉलर लाइन पर है, सवाल ले लेते हैं फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे सर। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा बात कर रही हूँ बहावलपुर से। ओके, सवाल कीजिएगा। मुझे डायरेक्टर मार्केटिंग से ये सवाल करना है कि जो डिफेंस गार्डिनिया में जो 6 मरला विलास हैं, क्या हम इनकी ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं? ओके, थैंक यू, आपका क्वेश्चन आ गया। जी सर। इनकी ऑनलाइन बुकिंग अभी हमने ऑन नहीं की है, लेकिन वेरी शॉर्टली हमारा एक एक्सप्रेस सेल पोर्टल है जिसके ऊपर ऑनलाइन हम अपनी इन्वेंट्री ऑफर करते हैं, तो हम इसको ऑनलाइन भी ऑफर करेंगे शॉर्टली इसके ऊपर, तो आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकेंगे। ओके, ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकेंगे। अच्छा, दूसरा सर, डिफेंस गार्डियां सरमायाकारों और रिहायशियों को लोकेशन के हवाले से क्या स्ट्रेटेजिक फवायद फराहम कर रहा है? देखिए, मैंने यूसरा आपको बताया कि ये DHA की जो लोकेशन है ये हमारे सेक्टर C और सेक्टर D के दरमियान में। हमारा सेक्टर C भी पॉपुलेटेड सेक्टर है, सेक्टर D भी पॉपुलेटेड सेक्टर है जिसमें ऑलरेडी लोग रह रहे हैं। देन हमारे पास DHA में एक अस्करी हाउसिंग है, तो अस्करी हाउसिंग के बिल्कुल ये साथ है। तो इसकी लोकेशन ऐसी है जो कि प्राइम लोकेशन है, जो कि ऑलरेडी जहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो डेफिनेटली देखें, नई डेवलपमेंट जो भी होती है वो ऐसे एरिया में की जाती है जो एरिया के नया डेवलप करना हो। दिस एरिया इज ऑलरेडी डेवलप्ड, उस डेवलप्ड एरिया में आपको ये सारी की सारी हाउसिंग सोसाइटी मिल रही है, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स भी और रहने के लिए भी लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं। ओके, अच्छा सर, दूसरा ये डिफेंस गार्डियां जो है ये जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड्स को मुताबिक, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बताएं। देखें, आपको मैंने बताया ना, इसके ये सोलर पावर्ड हाउस हैं सारे जितने भी हमारे पास आजकल। देखें, हर चीज़ की अभी इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन के ऊपर बातचीत चल रही है, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर बातचीत चल रही है। तो ये सारे स्मार्ट फीचर्स आजकल, इवन जो इसके टैप्स लगे हुए वो भी वाटर कंजर्व करने वाले टैप्स लगे हुए। सारे स्मार्ट फीचर्स इसके ऊपर जो बिजली को आपके पूरी घर की मॉनिटर करते हैं, आपको सजेशंस देते हैं, आपकी लाइट्स के सेंसर्स इसमें लगे होंगे। तो वो आपके लिए मतलब इस सारे के सारे में एक बहुत सारी वैल्यू एडिशन है इस घर के अंदर। तो वो आजकल आप देखें, आप क्या चाहेंगी कि आपको बिजली का बिल कम आए, तो सोलर इसके ऊपर लगा हुआ। आप चाहेंगी कि आपको ना आपकी जितनी मोटर्स हैं, जितनी आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, वो सारी की सारी कम बिजली लेती हो, DC एनेबल्ड हो, वो सारे इसके अंदर शामिल है। आप रूम से जाएं, लाइट आप बंद करना भूल भी गई हैं तो खुद ऑफ हो जाए, वो भी इसके अंदर शामिल है। तो व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू हैव इन दैट हाउस? जदीद फीचर्स हैं। अच्छा, DHA बहावलपुर इस प्रोजेक्ट में तेज रफ्तार तरक्की को भी यकीनी बना रहा है, वो किस तरह से मैनेज हो रहा है कि जल्दी जल्दी ये मुकम्मल किया जाए? या ऑन साइट डेवलपमेंट हमारी बड़ी फास्ट पेस पे चल रही है। इसमें कॉलर एक लाइन पर है, प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से, क्या सवाल है आपका? जी, मैं आतिफ बात कर रहा हूँ बहावलपुर से। मेरा वकास मंजूर चीमा साहब से एक सवाल है कि ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा और डिलीवर कब होगा? ये ठीक है, आफ्टर फुल पेमेंट, अगर हम फुल पेमेंट कर देते हैं तो ये हमें कब डिलीवर होगा? ये कितने टाइम पीरियड के बाद? ठीक है, थैंक यू। इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो साइट पे डेवलपमेंट का काम है वो चल रहा है और वो इंशाल्लाह अगस्त से अक्टूबर के दरमियान कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो है 3 साल का प्लान है जिसमें कि हम विलास को डिलीवर करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट 100 बुकिंग्स हैं उनको हम 2 साल में विला दे रहे हैं। तो 3 साल का इसका डेवलपमेंट प्लान है और 2 साल जो फर्स्ट 100 है उनको 2 साल में मिलेगा। और ये स्पेशल इंसेंटिव लॉन्च किया गया है इसके ऊपर के उन लोगों को हम 2 साल में विला देंगे। इंस्टॉलमेंट उनकी भी 3 साल की रहेगी, बट उनको हम 2 साल में दे देंगे और ये गारंटीड 2 साल में मिलेगा। बाकी जितने हैं उनको 3 साल में विला कंस्ट्रक्टेड मिलेंगे। ओके, यही से कॉन्वर्सेशन नाजरीन कंटिन्यू करेंगे। अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम डिफेंस गार्डियां के ऊपर बात कर रहे थे, वकास मंजूर चीमा साहब हमारे साथ हैं। सर अच्छा, हम तेज रफ्तार तरक्की के ऊपर बात कर रहे थे। अच्छा, एक कॉलर हैं, कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मैं हिबा अली बात कर रही हूँ बहावलपुर से। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। जी, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूंगी कि DHA बहावलपुर का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मेरा एक सवाल था, मैंने इसमें इन्वेस्ट करना है। तो जो डिफेंस गार्डिनिया DHA का इसका चल रहा है, आई जस्ट वांटेड टू नो कि वो डायरेक्ट DHA सेल्स एंड परचेज कर रहा है, मतलब सेल कर रहा है उसको, या फिर हमें किसी बायर के थ्रू आना पड़ेगा, किसी डीलर के थ्रू हमें लेना पड़ेगा? ठीक है, थैंक यू। आपका आगे क्वेश्चन? जी, ये DHA इसको डायरेक्ट सेल कर रहा है और आप DHA ऑफिस को अप्रोच कर सकती हैं इसकी बाइंग एंड सेलिंग के लिए। ठीक है, ठीक है सर, हम दोबारा अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि तेज़ रफ्तार तरक्की को कैसे यकीनी बना रहा है और क्या इकदाम कर रहा है DHA?
देखें साइट के ऊपर जिन लोगों ने विजिट किया, उन्होंने डेवलपमेंट देखी, तो उनको तो इस चीज़ का यकीन है कि ये साइट हमारी डेवलप हो जाएगी बाय अगस्त टू सितंबर। ठीक है, उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन का मरहला सारे का सारा स्टार्ट होता है। तो हम अपने जो मॉडल हाउसेज हैं उनको स्टार्ट कर रहे हैं। इन 4 मंथ्स हमारे मॉडल हाउसेज भी कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब अभी मई चल रहा है, तो देखें आप जो है ना अराउंड अगस्त सितंबर में हमारे मॉडल हाउसेज कंप्लीट होंगे और उसके साथ ही ऑन साइट कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी किसी भी प्रोजेक्ट में सबसे जो क्रूशियल चीज़ होती है वो क्या होती है? अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। डेवलपमेंट को क्या चीज़ रोकती है? अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। तो ये मैंने आपको पहले बताया हमारी प्री लॉन्च में, और अभी जो हमारे पास लोगों का इंटरेस्ट और एंटिसिपेशन आ रही है उसमें हमारे जो ऑलरेडी विलाज सेल हो चुके हैं या कमिट हो चुके हैं, उसके ऊपर हमारे पास इतने फंड्स अवेलेबल हैं कि हम इसको डेवलप भी कर सकते हैं और इन लोगों को डिलीवरी भी कर सकते हैं विद इन दैट पीरियड। तो इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिले का सिर्फ एक रीजन होती है कि आपके पास फंड्स नहीं होते। तो हमारा क्योंकि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल अभी तक एज पर आवर प्लानिंग और एज पर आवर एंटिसिपेशन चल रहा है, तो मुझे अभी तक कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जिसकी वजह से इसमें डिले हो। जिन लोगों ने भी अभी तक विलास बुक करवाए हैं वो उनको टाइमली इंशाल्लाह विलास डिलीवर होंगे और इसकी डेवलपमेंट भी टाइमली हो जाएगी, बिकॉज वी हैव नो पॉसिबिलिटी ऑफ फंड्स। हमारे पास रिस्पांस इतना आ गया कि हमारे पास फंड्स जनरेट हो चुके हैं इसके ऑलरेडी। सही। अच्छा, दूसरा ये फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान जो है इसको किस तरह सरमायाकार और जो एंड यूजर्स हैं दोनों के लिए सहूलत फराहम कर रहे हैं? ये देखें, ये क्योंकि जिस कम्युनिटी को टारगेट किया गया है वो ज्यादातर या सैलरीड क्लास हैं या वो हैं जो छोटा काम करते हैं, तो इसकी हमने डाउन पेमेंट भी ऐसे रखी है कि वो 3 मंथ्स में स्प्रेड है। आप पहले मंथ में उसकी जो है 1 मिलियन डाउन पेमेंट करते हैं, फिर सेकंड मंथ में 1 मिलियन करते हैं, फिर थर्ड मंथ में आप उसकी 2 मिलियन डाउन पेमेंट करते हैं। फिर हमने इसका पेमेंट प्लान ऐसे रखा है कि सैलरीड क्लास और जो एक छोटे बिजनेस वाले लोग हैं जो अपनी जिनकी हैंडसम अर्निंग होती है तो मंथली इसकी आराम से फ्लेक्स जो है वो इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। अच्छा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा इसके ऊपर करने की। दूसरी चीज ये कि हमने बैंक्स के साथ स्पेशल एमओयूज किए जो हमें अनप्रेसिडेंटेड लो मार्कअप रेट्स के ऊपर हमारे कस्टमर्स को लोन दे रहे हैं। तो जिसका कोई गैप आ रहा है पेमेंट में तो वो बैंक्स के थ्रू भी लोन लेके यहीं पे रोकूंगी, ये कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारे साथ एक और कॉलर लाइन पर है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम जी, मैं आतिफ दुरानी बोल रहा हूँ। मुझे ये क्वेश्चन है मेरा कि मैं कराची में होता हूँ तो मुझे डिफेंस गाड़ी लेने के लिए क्या लाइमल तैयार करना पड़ेगा? जी सर, ठीक है, थैंक यू। आपका क्वेश्चन आगे। आप हमारे DHA का जो UN नंबर है उसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर भी आप अपनी क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर डिफेंस गार्डिनिया का एक स्पेशल जो है कहते हैं वो लैंडिंग पेज बना हुआ है। आप उसके ऊपर भी अपनी क्वेरी लॉन्च करके अपना हमें क्वेरी भिजवा सकते हैं और हमारा सेल्स रेप आपको वापस कांटेक्ट बैक करेगा और आपको अपनी सेल मैच्योर करवा देगा। ठीक है सर, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान पर आप जी। तो वो मैं आपको बता रहा था कि बैंक्स की ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। फिर हमने उसकी इंस्टॉलमेंट्स को ऐसे कॉन्फ़िगर किया है कि उसको एक सैलरीड क्लास वाले लोग और अपने छोटे बिजनेस वाले लोग भी इवन अफोर्ड कर सकते हैं। एंड इट इज स्प्रेड ओवर 3 इयर्स। तो सब चीज़ों को मद्देनजर रख के, मार्केट को देख के, लोगों का रिस्पांस देख के और लोगों की सजेशंस लेके हमने उसको किया, पेमेंट प्लान बनाया उसके ऊपर। तो वो मैक्सिमम सेगमेंट्स को कवर करता है और इट इज इजी टू बाय अ होम ऑफ दिस क्लास विद दैट फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान। ठीक है। तो दूसरा, डिफेंस गार्डिनिया को जो मार्केट के दीगर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनसे मुनफरिद कैसे बनाता है? ये तो देखिए, मैंने आपको बताया पहले भी कि आपके पास किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में डिफरेंट तरह के जो है ना वो कैटेगरी के प्लॉट्स होते हैं, जिसमें सबसे महंगा प्लॉट वो होता है जो पार्क फेसिंग होता है। तो इस हाउसिंग सोसाइटी में पार्क ही इतने हैं कि 78% घर जो हैं वो पार्क फेसिंग है। तो 78% घर पार्क फेसिंग बनाने के लिए आप सिर्फ ये अंदाजा लगाएं कि हमने कितने एरिया को छोड़ा होगा गेन। ठीक है, तो इससे ज्यादा तो कोई आप वो नहीं कर सकते। देखें, ये एक अलग सी चीज है। किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में आप जाएं, किसी भी आप एलीट लिविंग में जाएं, तो आपको सबसे महंगे प्लॉट्स कहाँ पे मिलते हैं? गोल्फ क्लब में। क्यों? क्योंकि गोल्फ क्लब में ग्रीनरी होती है। आप एक 6 मरले के घर में उठे और आप उठ के जो है ना बाहर निकले तो आपको सामने एक ग्रीन पैच, एक पार्क आपको मिल रहा है जहाँ पे बेंचेस भी लगे हुए हैं, आप बैठ सकते हैं, बच्चों के लिए भी प्लेइंग जो है कहते हैं यूटेंसिल्स लगे हुए हैं। तो व्हाट एल्स वुड यू वांट? इस तरह की चीज कोई भी सोसाइटी ऑफर नहीं करती। कोई भी सोसाइटी ऑफर नहीं करती, डेफिनेटली। अच्छा, DHA बहावलपुर की साख और डिलीवरी स्टैंडर्ड्स के सरमायाकारों के एतमाद को किस तरह मजबूत किया है?
DHA बहावलपुर में देखें, अभी मैं इसके ऊपर ना बातचीत आपको एग्जांपल दे के करता हूँ। हमने अभी ना जनवरी में एक इंसेंटिव लॉन्च किया जिसमें हमने लोगों को ऑफर किया कि जो भी लोग अगले 16 महीने में अपना घर बनाना शुरू करेंगे उनको हम जो डेवलपमेंट चार्जेस है उसका वेवर दे देंगे। तो उसके जितने हमने एक्सपेक्ट किया था कि इतने लोग आएंगे उसके ऊपर, वो सारे के सारे लोग वो हमारे सारे के सारे बेंचमार्क्स पूरे हो गए और लोग बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इस टाइम के ऊपर भी अगर मैं बात करूं DHA में तो 300 से 400 घर अंडर कंस्ट्रक्शन है इस टाइम के ऊपर, जो कि हमारी पॉपुलेशन को भी बहुत ज़्यादा वो उसके ऊपर वो कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट तो बहुत सारे लोगों का है, जो भी घर बनाना चाहते हैं वो उसके ऊपर बना रहे हैं। फिर ये जो हमने बैंक्स के साथ MOUs किए, बैंक्स को हमने स्पेशल मार्कअप रेट्स के ऊपर कन्विंस किया कि आप लोगों को लोन दे। तो जो लोग थे ना जिनके पास गैप होता है कि मेरे पास कुछ गैप है उसको मैं पूरा नहीं कर पा रहा, उन्होंने बैंक्स के थ्रू वो गैप को पूरा कर लिया। उसमें भी हमने उनको फैसिलिटेट कर दिया। तो डेफिनेटली किसी ने रहने के लिए घर बनाना था, किसी ने इन्वेस्टमेंट के लिए बनाना था, उसके थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स थे, वो सारे के सारे सॉल्व किए तो लोगों ने अपने घर भी बनाने शुरू कर दिए, इन्वेस्टर्स ने भी वहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। एंड वेरी सून आप देखेंगे कि हम बहुत सारे ना अभी लीडिंग ब्रांड के साथ अंडर नेगोशिएशन है, उनको भी हम DHA में लेके आएंगे तो हमारा कमर्शियल भी अच्छा डेवलप हो जाएगा। कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मोहम्मद इलाम खान बोल रहा हूँ बहावलपुर से। ओके, मेरी चीमा साहब से क्वेश्चन है मेरा। जी। चीमा साहब ये फरमाएं, आप DHA बहावलपुर के बिहार पे बैठे हुए हमारे पास काबिल एहतराम है, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जहाँ आपकी गार्डनिया के घर बन रहे हैं, मुझे बड़ी रिलायबल सोर्स से पता लगा है कि ये अस्करी विला की अस्करी जमीन है। DHA की MOU साइन हो चुका था अस्करी वालों के साथ और अस्करी वालों को ऑफिस भी बने हुए थे पहले, ठीक है। लेकिन अब आप लोगों ने टेक ओवर वापस कर दिया है। कल को ये दोबारा अस्करी वाले तो नहीं लेंगे। नंबर 1। नंबर 2 दूसरी बात यह है कि आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि मुलाजमीन के लिए हम एक इंस्टॉलमेंट का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने कहा 10 मिलियन, सेकंड 10 मिलियन, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपका क्वेश्चन आ गया जी सर। अच्छा, ये ज़मीन बिल्कुल अस्करी के साथ थी और अस्करी हाउसिंग वालों ने इस ज़मीन के ऊपर पहले प्लान किया, बट उन्होंने उसके बाद वो प्लान ख़त्म कर दिया। तो क्योंकि उन्होंने प्लान ख़त्म कर दिया तो उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर अपना जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। तो वो वाला जो प्रोजेक्ट है अभी इसके ऊपर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अस्करी ने दोबारा ये लैंड लेनी है या दोबारा, उनके पास ऑलरेडी सफिशिएंट लैंड है और उनके ऑलरेडी जो घर बने हुए हैं यहाँ पे वो अवेलेबल हैं, उनका यहाँ पे एक्सपेंशन का कोई इरादा नहीं। तो ये इसी के ऊपर यही वाला प्रोजेक्ट होगा और यही चलेगा। इसमें तो कोई ऐसी वो नहीं है। DHA इज नेम ऑफ क्रेडिबिलिटी, तो लोगों का ट्रस्ट होता है इसी के ऊपर। तो ऐसे नहीं हो सकता कि DHA एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करे तो थोड़े अर्से बाद पता चले कि ये ज़मीन अस्करी को दे दी, अस्करी को हमने ज़मीन देनी होगी अगर तो हम किसी और जगह पर उनको ज़मीन दे दें। ठीक है। क्रेडिबिलिटी का दूसरा नाम है DHA। तो नाज़रीन अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हम DHA गार्डनिया के ऊपर बात कर रहे थे और हमारे साथ वकास मंजूर चीमा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा सर, डिफेंस जो है महदूद इन्वेंट्री किस तरह इस प्रोजेक्ट में मार्केट की दिलचस्पी में इजाफा कर रही है? देखिए, मैंने आपको बताया इसमें टोटल 519 विलाज हैं। तो 519 विलाज जो है यही अवेलेबल है इस सोसाइटी में। मतलब ये ऐसे नहीं हो सकता कि हम इसको ये करें कि हम इसके साथ इसकी एक्सपेंशन कर दें, ये कर दें, वो कर दें। ये 519 विलाज ही हैं और ये एक्सक्लूसिव इन्वेंटरी यही रहेगी और ये एक्सक्लूसिव कम्युनिटी यही रहेगी। तो डेफिनेटली मतलब एक चीज़ होती है ना, वो कुछ सोचते हैं लोग कि ये वाला इन्होंने लॉन्च किए हैं तो उसका फेज़ 2 होगा, इसका फेज़ 3 होगा। तो इसका फेज़ 2 फेज़ 3 कोई प्लान नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डेवलप्ड सेक्टर में जगह निकाल के किया गया। तो इसके इर्द गिर्द जितनी जगह वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, इस तरह की अगर कोई भी और सोसाइटी बनाई जाएगी तो वो फिर किसी और सेक्टर में ही जाए, वो इसमें इस जगह के ऊपर नहीं होगी। तो इसमें यही इन्वेंट्री अवेलेबल है 519 हाउसेज की। तो वैसे भी आप देखें किसी भी DHA में आप देखें तो ये एक छोटी इन्वेंट्री और ये छोटी एक कॉलोनी समझी जाती है। तो ये भी एक छोटी एक्सक्लूसिव कॉलोनी बनाई गई है लोगों को स्पेसिफिकली एक मिडिल क्लास के जो मिडिल इनकम सोर्स वाले लोग हैं उनको टारगेट करने के लिए कि वो भी DHA में आए और वो भी DHA की फैसिलिटीज को एंजॉय कर सकें। सही। अच्छा, दूसरा सर, मकामी और ओवरसीज जो सरमायाकार हैं उनकी जानिब से किस नौयत का इंटरेस्ट देखा जा रहा है? मकामी तो देखें, मकामी तो सर ये क्वेश्चन अभी एक ओवरसीज की कॉल है, कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से?
जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सारिम बात कर रहा हूँ बहावलपुर से। नॉर्मली वैसे मैं जर्मनी में होता हूँ। तो बेसिकली मेरा जो सवाल है वो ये है कि डिफेंस गार्डिनिया और डीएचए इन जनरल कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल प्लॉट के हवाले से, क्योंकि हम सुनने को मिलता है कि अच्छा एक आरओआई, ये हमारे सेफ इन्वेस्टमेंट है, तो किस किस्म का इन्वेस्टमेंट, कितना बड़ा या कितना छोटा ये प्रॉमिस कर रहे हैं या प्रोजेक्ट कर रहे हैं इन नियर फ्यूचर या लॉन्ग फ्यूचर, अगर हम इसमें फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्ट करते हैं तो? ठीक है, थैंक यू। अगर आप इसके विला की बात करते हैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इन 2 इयर्स टाइम, जिनको कि 2 साल में इस विला की पोजीशन मिलेगी, और इवन 3 जो है 2 इयर्स में हमारी इसके ऊपर बड़ी सेफ सी एक्सपेक्टेशन है कि ये 25 to 30% इंक्रीज करेगा। और अगर आप 3 ईयर टाइम्स की बात करें तो ये मे बी इससे ज़्यादा भी एस्केलेट करेगा। और इसके जो मार्कर्स हैं एस्केलेशन के, वो मार्केट में सबको नज़र आ रहे हैं इस टाइम के ऊपर। डीएचएज में और प्रॉपर्टी के सेक्टर्स में ग्रोथ है, और उस ग्रोथ की रीज़न ये भी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्सेस के ऊपर छूट दे दी है। एंड सेकेंडली जो राइजिंग प्राइसेस चल रही हैं इस टाइम के ऊपर, उसमें आप बाहर जाके देखेंगे तो आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में प्राइसेस में बहुत स्पाइक है। तो जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी प्लान्ड हैं, जिनकी प्राइसेस कंस्ट्रक्शन मटेरियल के साथ नहीं बढ़ रही, तो उस कंस्ट्रक्शन मटेरियल की प्राइस को आज इफेक्ट बायर जो पेमेंट कर रहा है उसको इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन जो 2 साल बाद 3 साल बाद बेचेगा उसके ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट आएगा। तो इसकी अच्छी एक इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ है। और इस टाइम के ऊपर आप अगर बात करें रियल एस्टेट सेक्टर में, तो कंस्ट्रक्टेड कोई भी चीज़ है वो मार्केट में अच्छी चल रही है, रेदर देन कि आप सिर्फ प्लॉट्स की बात करें। तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एज फार एज आई एम कंसर्न। ठीक है। दूसरा सर, मकामी और ओवरसीज सरमायाकारों के ऊपर हम बात कर रहे थे। अभी हमने जो अपने सेल्स स्टैटिस्टिक्स देखे उसमें मकामी और ओवरसीज दोनों का इंटरेस्ट है, और मकामी लोगों का इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि डेफिनेटली देखें एक ऐसी क्लास है जो कि उसको हमने टारगेट किया जो कि अपना घर बनाना चाहती है, अच्छी कॉस्ट में बनाना चाहती है, डीएचए में अच्छी लिविंग में रहना चाहती है, तो उनका तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ओवरसीज भी जितने लोग हैं जो इसी एरिया से बाहर गए हुए वो भी डेफिनेटली एक अच्छी कम्युनिटी में आना चाहते हैं, तो उनका भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट है। हमारे जो भी जितने भी हमने भी सेल्स की उनमें से अराउंड 10% ओवरसीज क्लाइंट्स हैं हमारे। और ये भी बहुत सारे हमारे पास ऐसे क्यूरीज हैं ओवरसीज की जिनको कि हम अभी एड्रेस कर रहे हैं, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये हमारा नंबर इससे ऊपर चला जाएगा। तो सर किसका नंबर आप सबसे ज्यादा देख रहे हैं, मकामी लोगों का या ओवरसीज का? मकामी और मकामी ओवरसीज लोगों का। ओके, अच्छा दूसरा ये भी बताएं सर, आपके ख्याल में मौजूदा कीमतें जो हैं और दस्तयाबी इस वक्त सरमायाकारी के लिए बेहतरीन क्यों बनाती जा रही है? ये वही जो मैंने आपको भी बताया ना कि देखें मौजूदा कीमतें इस प्राइस के ऊपर, इन फीचर्स के साथ, इस कवर्ड एरिया के ऊपर घर कंस्ट्रक्ट करें आप इस टाइम के ऊपर भी, तो नहीं वो जो है कहते हैं आप नहीं मैनेज कर पाते। तो उसमें और इन एडिशन टू दैट आपको पार्क फेसिंग भी मिल रहा है, आपको फैसिलिटीज भी सारी मिल रही हैं, तो डेफिनेटली लोग जो है वो कॉर्नर का प्लॉट क्यों लेते हैं, लोग पार्क फेसिंग प्लॉट क्यों लेते हैं अपनी लिविंग को एनहांस करने के लिए। तो इसमें तो है ही सारे पार्क फेसिंग प्लॉट्स, तो वो एक अच्छी वैल्यू एडिशन आपको दे रहा है। तो इन्वेस्टर ने भी जब इन्वेस्ट करना होता है, वो भी जब बेचता है तो वो यही बता के बेचता है कि साउथ नॉर्थ फेसिंग घर है कि नहीं है, वो जो है आपका ग्रीन बेल्ट है सामने के नहीं है, पार्क फेसिंग है नहीं है, कॉर्नर है नहीं है, उसके कमर्शियल एरिया से कितने दूर है, रेजिडेंशियल बाकी इर्द गिर्द का एरिया डेवलप है कि नहीं, वो सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। तो इन्वेस्टर को तो ये डेफिनेटली इट इज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड लिविंग एज वेल। ओके, एक कॉलर लाइन पर है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह खान बोल रहा हूँ रेंगर खान से। सवाल ये है कि डीएचए डिवेलपमेंट चार्जेस गिनते एक ही दफा गिनते या हर साल देने पड़े? ठीक है, थैंक यू। डेवलपमेंट चार्जेस डीएचए एक ही बार लेता है। अगर आप मार्केट से किसी रियल स्टेट एजेंट के थ्रू प्लॉट लेते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में जिसके रियल स्टेट जिसके चार्जेस ऑलरेडी पेड होते हैं, तो उसको आपको पे नहीं करने पड़ते। जो चीज़ आप डीएचए से लेते हैं तो डीएचए आपसे उसके डेवलपमेंट चार्जेस लेता है और वो इंस्टॉलमेंट में लेता है। जब आप कोई भी प्लॉट कोई भी चीज़ डीएचए से खरीदेंगे तो वो आपको डेवलपमेंट चार्जेस का शेड्यूल देगा 3 साल का, तो वो आपने 3 साल में पे करने होते हैं। ठीक है सर। दूसरा, ये जो डिफेंस गार्डिया के एतराफ़ में मुस्तकबिल में किस किस्म के जो कमर्शियल हैं और लाइफस्टाइल जो हैं सरगर्मियों की तवक्को की जा रही है? डिफेंस गार्डिनिया के अंदर अपना एक सेक्टोरल कमर्शियल है
जिसमें के हर तरह की एमिनिटीज अवेलेबल होंगी। उसके बाद इसके मेन एंट्रेंस के साथ मेन बुलेवार्ड के ऊपर 5.33 मरला के कमर्शियल टावर्स अवेलेबल हैं, जो कि 4 स्टोरी बिल्डिंग्स होंगी, और उसमें तमाम लीडिंग ब्रांड्स को हम ऑफर कर रहे हैं और उनको लेके आ रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी एमिनिटी चाहिए होगी यहाँ पे, तो वो इसी सोसाइटी के ही कमर्शियल्स में अवेलेबल होगी। आपको इसमें इसकी ब्यूटी है कि आपको यहाँ से निकल के किसी और कमर्शियल में नहीं जाना पड़ेगा कोई भी चीज़ लेने के लिए। ठीक है सर। दूसरा ये भी बताएं कि जो मारूफ बिजनेस टाइकून है और स्ट्रेटेजिक स्टेक होल्डर्स की जो शिरकत है वो इस प्रोजेक्ट को कितना अहमियत रखती है और कितनी अहमियत देती है? देखें, जो भी बिजनेस टाइकून, अभी आप अगर हमारे लॉन्च इवेंट की बात करें तो इसमें बहुत बड़े बड़े नाम जो थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन फ्रॉम इस्लामाबाद एंड लाहौर एंड कराची, उन्होंने भी शिरकत की। ठीक है, क्योंकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, वो भी देखते हैं डीएचएस को, उनका इटसेल्फ आना, उनका प्रोजेक्ट्स को देखना, डेवलपमेंट को देखना, उसके बाद उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है, उसके बाद वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। तो हमारे लिए वो एक ग्रोथ का सबब बन जाता है उसके ऊपर। और अगर मैं डीएचए बहावलपुर की बात करूं तो डीएचए बहावलपुर में ना जो भी बंदा पहली बार आता है, जो भी बड़ा इन्वेस्टर आता है, तो वो आके जब उसको देखता है तो एक बार बड़ा परेशान होता है कि ये जिसका मतलब वो सोचता नहीं है कि यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट और ये इस तरह का डीएचए होगा। और वो जब आता है तो वो कुछ ना कुछ अपने लिए लेके जाता है कि मैंने कुछ ना कुछ यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो ये वाला जो लॉन्च इवेंट है, इस पे भी बड़े नाम आए, वो बड़े नाम आए, उन्होंने देखा, उन्होंने अपने लिए अपॉर्चुनिटीज देखी और उसके बाद उन्होंने हमें एंगेज किया कि हमें यहाँ पे किस तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, डेफिनेटली जो भी चीज होती है वो इन्वेस्टर के साथ चलती है। इस तरह की चीजें, किसी ने कमर्शियल लेके आना है, किसी ने प्लाजा बनाना है, किसी ने हाउसिंग यूनिट्स बनाने हैं, तो वो इन्वेस्टर्स ने बनाने। तो उनका इंटरेस्ट अभी जो है वो काफी सारा अभी भी है। एज ऑफ नाउ अगर मैं आपसे बात करूं तो 4 to 5 बिग नेम्स आर इन कॉन्टेक्ट विद अस, जो कि मुख्तलिफ किस्म की इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें मेगा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, आपके थीम पार्क्स, आपके एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, वो आ रहे हैं। जी प्लीज, यहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी, अस्सलाम वालेकुम, वकास मंसूर चीमन साहब, डीएचए के हवाले से बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मैं रिसर्च से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद शकूर खान। तो काइंडली सर, मेरा ये क्वेश्चन होगा। बैक नाज़रीन, डिफेंस गार्डिया पे हम बात कर रहे हैं। सर, दूसरा ये भी बताएं कि मौजूदा रियल स्टेट मार्केटिंग ट्रेंड्स जो हैं, किस तरह डिफेंस गार्डिया को ग्रोथ और पोटेंशियल जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं? मार्केटिंग ट्रेंड्स तो देखें, जब भी कोई प्रोडक्ट है उसको मार्केट किया जाता है, उसको डिफरेंट तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, प्री लॉन्च हाइप उसका क्रिएट किया जाता है, फिर उसको लॉन्च किया जाता है। लॉन्च के बाद भी उसमें आप उसको मार्केट कॉन्टिन्यूसली करते रहेंगे तो लोगों का इंटरेस्ट उसमें लाइव रहेगा। और उसकी मार्केटिंग जो है अभी, क्योंकि हम अभी लॉन्च से अभी पोस्ट लॉन्च फेज के ऊपर आ गए, तो अभी उसकी मार्केटिंग के ऊपर हम फोकस करेंगे। उसकी डेवलपमेंट क्या हो रही है, कैसे हो रही है, हमारे जिस टाइम पे मॉडल हाउसेज बनते हैं उनकी प्रोजेक्शन करेंगे। उसके बाद जो हम डिलीवरी जब स्टार्ट करेंगे उसकी भी प्रोजेक्शन करेंगे, टू कैच के लोगों का जो इंटरेस्ट है और लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, ताकि वो बढ़ता जाए। तो मार्केटिंग तो किसी भी प्रोजेक्ट का एक कॉन्टिन्यूस पार्ट वो चलती रहेगी, और इसकी भी मार्केटिंग हमारी चलती रहेगी डेफिनेटली, क्योंकि वी वांट टू मेक इट एज अ सक्सेस रेदर। जो ऑलरेडी सक्सेस हमने हासिल कर ली है, हम चाहेंगे कि हम उसका मोमेंटम बरकरार रखें। तो मार्केटिंग तो हम इसकी चलाते रहेंगे, साथ मार्केटिंग इसकी चलाते रहेंगे। अच्छा सर, दूसरा ये भी बताएं कि एक कॉलर लाइन पर हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। जी जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। जी, मैं सुल्तान बात कर रहा हूँ चिश्तिया से। ओके। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर फैमिली को शिफ्ट करना चाहें बहावलपुर, तो डीएचए और डिफेंस गार्डिया तालीम के लिहाज से किस तरह मुफीद हो सकता है हमारे लिए? ठीक है, थैंक यू सो मच। जी सर, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स के हवाले से भी क्वेश्चन आ गया है। अच्छा, डीएचए में ऑलरेडी हमारे पास एक अच्छी एजुकेशन की चेन अवेलेबल है, जो कि प्ले ग्रुप से लेके तो इंटर तक की एजुकेशन को ऑफर करते हैं। ये डीएचए के अंदर ही लोकेटेड है, और जिस सोसाइटी में लोकेटेड है उस सोसाइटी में अगर इस टाइम के ऊपर आप घर रेंट के ऊपर भी लेना चाहें तो आपको अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं बहावलपुर से जो सिर्फ उस एजुकेशन की वजह से सिटी से उठ के डीएचए में शिफ्ट हो गए। देन जो हमारा CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज है, उसका कैंपस डीएचए के अंदर मौजूद है।
राइट एस्ट्राइड DHA अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें तो चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज वो अवेलेबल है। अभी इसका नाम तो बेशक वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज है, लेकिन उसके अंदर कंप्यूटर साइंसेज, मैनेजमेंट साइंसेज, हर तरह के IT के डिपार्टमेंट मौजूद है। तो ये अगर मैं इस टाइम के ऊपर भी बात करूँ तो स्टार्टिंग फ्रॉम प्ले ग्रुप टिल यूनिवर्सिटी एजुकेशन DHA के नियर विसिनिटी में अवेलेबल। फिर बहावलपुर की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, वो भी उसी रोड के ऊपर उसका मेन कैंपस है जिस रोड के ऊपर DHA बहावलपुर वाक़या है। तो एजुकेशन की फैसिलिटी के हिसाब से DHA बहावलपुर इज़ वेल सेटल्ड, और अभी हम कुछ और भी स्कूल्स की चेन वहाँ पे लेकर आ रहे हैं। और भी स्कूल की चेन्स वहाँ पर लेके आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा सर ये भी बताएं कि इस मरले में डिफेंस गार्डियाँ मुमकिन जो सरमायाकार हैं उनको कौन सी खुसूसी मौक़े जो है वहाँ पर फराहम कर रहा है? देखें, सरमायाकार जो भी है उसके लिए सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो तो यही है कि इसमें बहुत सारे, मतलब इसमें सिर्फ बड़ा सरमायाकार नहीं इन्वेस्ट कर सकता। इसमें जो छोटे सरमायाकार हैं या जो लोग वैसे जॉब करते हैं और वो अपनी कुछ सेविंग को इन्वेस्ट करना है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक बड़ा फ्लेक्सिबल सा इंस्टॉलमेंट प्लान। आपने अपफ्रंट तो कुछ नहीं देना, मतलब अपफ्रंट आपने इसकी कंप्लीट पेमेंट नहीं करनी, इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपने पेमेंट करनी, फिर बैंक से आपने लोन लेना है। 3 साल में आपको डिलीवरी मिलती है, उसके बाद भी आप उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो यू कैन अर्न गुड प्रॉफिट ऑन दैट। तो ये हर तरह का जो है, अगर किसी बड़े इन्वेस्टर ने लेना है और वो लमसम पेमेंट के ऊपर देता है तो लमसम पेमेंट के ऊपर DHA का रूल है कि वो 10% आपको ऑफ दे देता है उसके ऊपर। तो वो 10% ऑफ के ऊपर लमसम पेमेंट करवा के भी बुक करवा सकते हैं। तो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट के तरीके यहाँ पे लोग जो है उसको मल्टीपल तरीके से कॉन्फ़िगर करके अपनी नीड्स के हिसाब से चला सकते हैं। ठीक है, कॉलर लाइन पर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? अच्छा, सुन पा रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आवाज आ रही है? जी, मुझे आ रही है जी। बुराक बात कर रहा हूँ लाहौर से। मेरे 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है सर वकास से, कि एक तो आफ्टर बुकिंग हम लमसम अगर पेमेंट करते हैं विलाज की तो हमें कितना डिस्काउंट उसमें मिल सकता है, और दूसरा ये है कि हमें उसके बाद कितने टेन्योर में हमें वो विला हैंड ओवर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, आपका क्वेश्चन आ गया जी सर। अगर आप लमसम पेमेंट करेंगे तो आपको मैंने बताया जैसे 10% उसके ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप की बुकिंग हमारे फर्स्ट 100 बुकिंग्स में लाई करती होगी तो आपको 2 साल में उसकी पोजीशन मिल जाएगी। अगर उसके वो 100 फर्स्ट में नहीं आ रही होगी तो आपको हम प्रायोरिटी में अकॉर्ड कर देंगे एनी टाइम आफ्टर 2 इयर्स विला। ठीक है सर, ये भी बता दें कि आप उन नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो डिफेंस गार्डन या विजिट या सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं? मेरा पैगाम तो सब एवरी काइंड ऑफ को जो अपना घर बनाना चाहता है, जो अच्छी लिविंग चाहता है, जो इन्वेस्ट करना चाहता है, उन सब के लिए यही है कि डिफेंस गार्डिनिया जैसा प्रोजेक्ट, मैंने अपनी इस टाइम तक जितने भी प्रोजेक्ट देखे हैं उसमें मैंने देखा पूरे पंजाब में बहुत सारे लोगों ने इस तरह का प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की, बट उसको नहीं उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। रीजन बीइंग कि इसमें लैंड का वेस्टेज होता है और इसमें आपको रेवेन्यू कम आता है, ग्रीन बेल्ट आप जब छोड़ते हैं। तो ये DHA की तरफ से एक गिफ्ट है फॉर द पीपल ऑफ बहावलपुर स्पेसिफिकली एंड फॉर दिस रीजन। तो इसमें आप आए, ये इस तरह का, मतलब ये जो हाउसेज हैं 519 ये यही अवेलेबल हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को कैश करें और इसमें आप जो है अपना विला बुक करवाएं। इस तरह की दूसरी सोसाइटी शायद DHA बहावलपुर में भी ना लॉन्च हम कर सकें। ठीक है सर, दूसरा ये भी बताएं कि जो सरमायाकारों को कीमतों में इजाफे और महदूद दस्तयाबी से पहले फौरी फैसला क्यों कर लेना चाहिए? इसलिए कर लेना चाहिए, देखें कि वर्ल्ड ओवर प्राइसेस देखें किस तरह एस्केलेट कर रही हैं, तो इस चीज को हम अभी तक सस्टेन कर रहे हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं आपकी एनर्जी की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, डेफिनेटली उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। तो जो जितनी जल्दी इसको बुक करवा लेगा, सिचुएशन बड़ी अनप्रिडिक्टेबल सी चल रही है, तो देखें जिधर तक हम सस्टेन कर रहे हैं हम उसको सस्टेन करेंगे। जब हम इसको नहीं सस्टेन कर सकेंगे तो पर फोर्स अगर बाकी जिस तरह सारी चीज़ों की प्राइस एस्केलेट की तो इसकी प्राइस एस्केलेट होगी। तो जो लोग अभी इसको सिक्योर कर लेंगे उनको उस टाइम के ऊपर फिर एडवांटेज होगा, उस टाइम पर एडवांटेज होगा। अच्छा सर, दूसरा DHA क्लब के लॉन्च के ऊपर भी आप बात कर रहे थे, उसको भी थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लें। अच्छा, DHA क्लब अगेन बहावलपुर के लिए ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी, स्टेट ऑफ द आर्ट क्लब है। इसके ऊपर फिनिशिंग वर्क्स के काम का हमने आगाज कर दिया है और मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर ये बिल्कुल तैयार होगा और हर तरह की स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी इसमें अवेलेबल होगी जो इससे पहले बहावलपुर में कहीं भी अवेलेबल नहीं। ओके, ठीक है। तो इसकी भी हमने
इनिशियली मेंबरशिप्स देना शुरू कर दी हैं और इसके ऊपर भी जो फर्स्ट 100 मेंबर्स हैं उसके लिए हमने एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स इसके ऊपर हमने रखे होंगे। तो आपको पता है DHAs के जो भी क्लब्स होते हैं वो उसकी मेंबरशिप्स लेने के लिए लोगों का काफ़ी रश होता है। तो इसके ऊपर भी द मोमेंट ये क्लब लॉन्च हो जाएगा उसके बाद तो इसकी मेंबरशिप्स के ऊपर भी क्राइटेरिया उसी तरह सख्त होते जाएंगे। तो ये जो हमने अभी मेंबरशिप्स प्री लॉन्च के ऊपर स्टार्ट किए हैं इसके ऊपर हम लोग एक्सक्लूसिव डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो आई वुड अर्ज कि आप लोग जो भी लेना चाहते हैं मेंबरशिप DHA क्लब की तो वो इसी टाइम फ्रेम को कैश कर लें। ठीक है सर, दोबारा से मैं एक दफ़ा ये पूछना चाहूँगी कि आप डिफेंस गार्डिया में बिगनिंग्स जो और सरमायाकारों की बढ़ती हुई दिलचस्पी को किस तरह बयान करेंगे पहले, लेकिन एक कॉलर ले लेंगे उससे पहले भी उसके बाद आप ये डिस्कस कर लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? सवाल कीजिएगा। मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलें सर, आप अपने क्वेश्चन पे आ जाएं। आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है शायद। अच्छा, आपका जो ये क्वेश्चन था बढ़ती हुई सरमायाकारी और इनको मैं इसका ना बस आपको एक लाइन में जवाब दूंगा। ठीक है। कि अभी तक डिफेंस गार्डिनिया को सेल करने के लिए हमें लोगों को खुद अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, मतलब लोग खुद हमें अप्रोच करके आ रहे हैं और इसमें सोशल मीडिया भी शामिल है, हमारी वेबसाइट भी शामिल है, हमारी हेल्पलाइन भी शामिल है, फिजिकल लोग भी आ रहे हैं, सारे के सारे लोग हमारे पास, मतलब इतना हमारे पास इन्फ्लक्स इसका है ऑलरेडी कि हमें अभी लोगों को ना खुद इस तरह से वो कहते हैं ना कि लोगों को हम जाएंगे अप्रोच करेंगे ये करेंगे, मार्केटिंग डेफिनेटली हम कर रहे हैं लेकिन ये कि हमारे पास लोग खुद इसके लिए आ रहे हैं। तो ये इटसेल्फ इस चीज़ का बोलता हुआ सबूत है कि डिफेंस गार्डिनिया इज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट और लोगों का इसके ऊपर ट्रस्ट है। अच्छा सर, दूसरा ये होता है अक्सर औकात जो सरमायाकार होते हैं और दूसरा जो बाहर लोग रहते हैं उनके लिए, ओवरसीज़ के लिए, उनके फैमिलीज़ यहाँ रह रही होती हैं और जाहिर सी बात है जब उनके साथ मेल फिगर एक नहीं रह रहा तो सेफ्टी के हवाले से काफ़ी कंसर्न होते हैं। तो दूसरा उनके लिए भी कोई पैगाम देना चाहते हैं जो अपनी फैमिलीज़ रखना चाहते हैं? देखें, वो तो डिफेंस DHA इटसेल्फ एक सेफ एंड सिक्योर कम्युनिटी होती है। वो सेफ एंड सिक्योर कम्युनिटी के अंदर भी एक एनक्लोज कम्युनिटी है तो इट इज डेफिनेटली मोर सेफ। फिर अगर आपकी फैमिली यहाँ पे रहती है तो आपको सबसे ज्यादा कंसर्न क्या होगा उसके ऊपर कि उसको हर चीज हर तरह की कमोडिटी अवेलेबल हो, नियर विसिनिटी में वॉकिंग डिस्टेंस वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर किसी के बच्चे स्कूल गोइंग है, स्कूल वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, यूनिवर्सिटी गोइंग है तो डेफिनेटली देखें यूनिवर्सिटी भी नियर विसिनिटी में अवेलेबल है, वो भी हो जाती। तो हर तरीके से ये बिल्कुल वेल पॉइज्ड है और इसकी लोकेशन भी, इसकी प्लानिंग भी, हर चीज़ के ऊपर अगर किसी ने वॉक करनी है ट्रैक भी अवेलेबल है सारे का सारा, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल, मतलब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, आपको पार्क भी अवेलेबल है, बच्चों खेलने की जगह भी अवेलेबल है। तो व्हाट एल्स वुड एनीबॉडी वांट टू। ठीक है, वकास मंजूर चीमा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। नाज़रीन, यकीनन आपको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी उससे ज़्यादा ही मिली होगी, कम नहीं मिली होगी DHA डिफेंस गार्डिनिया के प्रोजेक्ट के ऊपर। तो अभी तक के लिए अपनी होस्ट युसरा बलोच को रोही@10 से दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।